कंसेप्ट आपको डिस्कस कर चुका हूं और उसी में भी बहुत सारे कंसेप्ट बाकी हैं। मैं आपको उसको वन बाय वन डिस्कस करूंगा। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं क्योंकि जब मैं ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा पूरा खत्म कर दूंगा तो आपके पास क्वेश्चंस का कंसेप्ट का बेस्ट कलेक्शन होगा। बेस्ट कलेक्शन मींस बेस्ट कलेक्शन एक अरेंज्ड ऑर्डर में, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होंगी, मतलब आता देखो सबको है, पर दिक्कत ये कि कोई आपको वो चीज सिखाता नहीं है और आपके पास ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं होता है, आपको बहुत भटकना पड़ता है इधर उधर। सो आई एम प्रोवाइडिंग यू दी अरेंज्ड वे में सारे कंसेप्ट, बेस्ट कंसेप्ट, ठीक है, और न्यू क्वेश्चंस और जैसे क्वेश्चन पेपर में अब आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे ध्यान से, कुछ चीजें मैं कल डिस्कस कर चुका हूं। जैसे मैंने कल क्या बताया था, कल मैंने ये बताया था कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, एंगल्स के बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे, और त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और हमने बताया था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सबसे छोटा होता है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज के केस में सबसे जो लार्जेस्ट साइड होती है उसका स्क्वायर अदर टू साइड जो बचती है, अन्य दो भुजा जो बचती है उनके वर्ग के योग से बड़ा होता है। क्लियर है, ये सब बातें मैंने आपको बताई। अब उसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल ना, कि ट्रायंगल बनता कैसे है और ट्रायंगल के बनने की शर्त क्या है। ट्रायंगल बनता कैसे है और ट्रायंगल के बनने की शर्त क्या है। तो मैंने बताया था कि ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं। तो ट्रायंगल त्रिभुज को बनने के लिए तीन भुजाओं की आवश्यकता होती है। त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों को पता भी होगी कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अभी बात आई कहां से, मैं आपको हिट एंड टाइल्स भी बताऊंगा, मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी बताऊंगा इस बात को देखने की। जैसे सपोज आपको एक ट्रायंगल बनाना है इस तरीके से, इसका बेस ये है, आपको 30 सेंटीमीटर लेना है, क्लियर है कि नहीं, 30 सेंटीमीटर बेस लेना है। एक आपको ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल का ये हो गया आपका बेस AB और आपको 30 सेंटीमीटर बेस लेना है, 30 सेंटीमीटर लंबाई है। अब आपने ट्रायंगल की एक साइड लेनी है 8 सेंटीमीटर की, ये ले ली मैंने 8 सेंटीमीटर की, और एक साइड ले ली मैंने 6 सेंटीमीटर की, ये ले ली मैंने 6 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या कभी भी ट्रायंगल बन पाएगा? क्या कभी भी ट्रायंगल बन पाएगा? नहीं, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अगर 8 सेंटीमीटर की यदि एक लंबाई का ट्रायंगल लेंगे तो 8 सेंटीमीटर मतलब यहां पे आएगा, कहीं पे यहां पे आएगा, और 6 सेंटीमीटर की साइड लेंगे तो 6 सेंटीमीटर की साइड मतलब यहां से कहीं दूरी आएगी। तो 8 प्लस 6 14, तो बीच में अभी भी 16 सेंटीमीटर का गैप रहेगा कि नहीं। तो अगर आप इसको इस तरीके से ऊपर भी उठाओगे तो क्या ये कभी आपस में एक दूसरे को मीट करेंगे? नहीं मीट करेंगे ना, क्लियर है। अगर मैं थोड़ा और इसको आगे बढ़ाऊं, जैसे मुझे ये ट्रायंगल है, इसकी साइड ले ली मैंने 10, ये 30 सेंटीमीटर। आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसकी एक साइड हो ये 10 सेंटीमीटर सपोज, और एक साइड हो ये सपोज 12 सेंटीमीटर। तो क्या कभी ट्रायंगल बन पाएगा? ट्रायंगल पॉसिबल है? ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का आपको साइड लेनी है। तो कैसे बनाओगे भाई? 10 सेंटीमीटर का आर्क लोगे, 10 सेंटीमीटर की लंबाई लेके यहाँ पे इस तरीके से चाप मारोगे, और 12 सेंटीमीटर का साइड का 12 सेंटीमीटर साइड होनी चाहिए ये वाली, तो 12 सेंटीमीटर का यहां पे प्रकार रख के ऐसे चाप मारोगे तो इस तरीके से आएगा। क्या ये दोनों चाप कहीं पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं? नहीं कट कर रहे ना, क्योंकि 10 प्लस 12 22 होगा, बीच में 8 सेंटीमीटर का गैप अब भी रह गया। 8 सेंटीमीटर का गैप अभी भी फिल नहीं हुआ, क्लियर है, ठीक है। तीसरा एक और केस देखते हैं कि आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है, इसका बेस जो है आपका कितना है? 30 सेंटीमीटर। बेस क्या है आपका? ये 30 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपको यहां पे ट्रायंगल की ऐसी साइड लेनी कि एक तो तुम्हारा 15 सेंटीमीटर हो और ये साइड भी तुम्हारी 15 सेंटीमीटर हो। तो क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? नहीं, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है अभी भी। क्यों पॉसिबल नहीं? ध्यान से देखिए, आपको 15 सेंटीमीटर लेना, 15 सेंटीमीटर लेना, तो पॉइंट ए से देखो 15 सेंटीमीटर कहां पे पहुंच जाओगे? यहां पे मिडिल में, तो इस तरीके से आर्क आएगा। पॉइंट बी से देखोगे आपको 15 सेंटीमीटर की साइड बनानी है, तो 15 सेंटीमीटर का यहां पे प्रकार रख के ऐसे चाप मारोगे तो यहां पे आएगा, क्लियर है कि नहीं। तो दोनों कहां पे काटेंगे? एक दूसरे को यहां पे काटेंगे। ये दूरी भी 15 सेंटीमीटर होगी, ये दूरी भी 15 सेंटीमीटर होगी, 15 15 30 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि जो तीनों पॉइंट हो गए ट्रायंगल के, यहां पे इस तरीके से क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। वो तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक सीधी रेखा होगी, ट्रायंगल नहीं बना। क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए तो तीन वर्टेक्स होने चाहिए, तो तीनों पॉइंट क्या हो गए? आपस में कोलिनियर होगी। 15 प्लस 15 30 ही हो गया, ये तो आपस में कहीं काटा ही नहीं दूसरे को, क्लियर है ना। अगर मैं तुमको तीसरा केस दिखाऊं, ध्यान से देखेंगे, आपको कैसा ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस जो है 30 सेंटीमीटर, ये ए है, ये बी है, और ये बेस आपका 30 सेंटीमीटर। तो आपको ट्रायंगल के कैसे साइड लेंगे जिसमें ये तो वो आपका 18 सेंटीमीटर, क्लियर है, और ये हो साइड आपको दूसरी वाली हो आपकी 16 सेंटीमीटर। तो क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है? जी, ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल है, बिल्कुल ये वाला ट्रायंगल पॉसिबल है। ये वाला ट्रायंगल क्यों पॉसिबल है ये भी मैं आपको बताता हूं कैसे। ये साइड बनानी है आपको 18 सेंटीमीटर, तो यहां पे पॉइंट पे प्रकार रखा, ठीक है, और इस तरीके से 18 सेंटीमीटर का चाप मारा तो इस तरीके से जाएगा। तो आपको पता नहीं, यहां से एक साइड 16 सेंटीमीटर की लेंगे, तो 16 सेंटीमीटर का यहां पे इस तरीके से प्रकार रखा, 16 सेंटीमीटर का चाप भरा और इस तरीके से मारा, तो कहां पे कट करेगा? यहां पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे, और इस पॉइंट से आप इसको मिला देंगे तो ये दूरी कितनी आएगी तुम्हारी? 18 सेंटीमीटर, और ये दूरी कितनी आएगी आपकी? 16 सेंटीमीटर, क्लियर है कि नहीं। यानी कि ट्रायंगल कब पॉसिबल हुआ? जब इन दो भुजाओं का योग 18 प्लस 16 का योग, तीसरी भुजा यानी कि 30 से बड़ा हो गया, 18 प्लस 16 34 जो है इज ग्रेटर देन 30, क्योंकि तभी ये दोनों चाप जो है, दोनों आर्क, दोनों चाप एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर पाए और आपका ट्रायंगल क्या हुआ? पॉसिबल हुआ, क्लियर है कि नहीं। कोई डाउट इसमें? ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। जैसे 30 सेंटीमीटर आपको 18 सेंटीमीटर का और 16 सेंटीमीटर का साइड बनानी है, 18 16 30 का ट्रायंगल बनाना है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 18 सेंटीमीटर तो आपको यहां पे जाएगा ना, यहां से आप देखोगे तो 16 सेंटीमीटर तो आपका इस तरीके से जाएगा ना। तो अगर आप इस आर्क को आगे बढ़ाओगे और 16 सेंटीमीटर का आर्क को आगे बढ़ाओगे तो यहां पे इस तरीके से काटेंगे ना, क्लियर है, इस तरीके से काटेंगे। तो यहां पे इस तरीके से पॉइंट को मिलाओगे तो ये भी 18 होगा, यहां से मिलाओगे तो ये भी आपका 16 होगा। तो ट्रायंगल क्या होगा? इस तरीके से पॉसिबल होगा। यानी कि हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये तो देखा हमने हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। बट अगर ज्योमेट्रिकल अप्रोच अगर आप इसकी देखना चाहो तो बाय ज्योमेट्रिकल अप्रोच आप इसको कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए,
त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी, सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर ना? तो वर्टेक्स ए के सामने स्मॉल ए और वर्टेक्स ए के सामने स्मॉल ए, और ये मैंने बी ले लिया, मैंने सी ले लिया, ठीक है, गुड आउट। और ये वर्टेक्स बी के सामने हो गया आपका स्मॉल बी, क्लियर है? ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, और ये हो गया आपका स्मॉल सी, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? देखिए बहुत आसान है। अब ये ट्रायंगल है ए बी सी, ट्रायंगल है, ठीक है ना? अब हमने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। साइड सीए को आगे बढ़ाया हमने, साइड सीए को आगे बढ़ाया पॉइंट डी तक, साइड सीए को आगे बढ़ाया हमने पॉइंट डी तक, इस तरीके से कि ए बी और एडी की लंबाई सेम है, ए बी प्लस एडी की लंबाई क्या है? सेम है। ए बी यदि तुम्हारा सी है तो एडी भी तुम्हारा सी, मैंने इस तरीके से आगे बढ़ाया, साइड सीए को मैंने इस तरीके से आगे बढ़ाया कि सी ए तो बी है, और ये जो एडी की लंबाई आपकी ए बी के बराबर यानी कि स्मॉल सी है, तो ये भी लेंथ आपकी स्मॉल सी है। और मैंने क्या किया, आपके एडीबी ट्रायंगल को इस तरीके से मिला दिया, ए से ये डी से बी को मिला दिया, ठीक है ना? पॉइंट डी से पॉइंट बी को मिला दिया, तो यहां पे इस तरीके से आके मिलेगा एडीबी। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? आसान है? सबको बात समझ में आ रही है? चलिए अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ट्रायंगल एडीबी को ध्यान से देखो, ट्रायंगल एडीबी कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें साइड एडी साइड एबी के बराबर है, दो साइड्स क्या है आपकी इक्वल है, साइड एडी जो है साइड एबी के बराबर है, दो साइड्स आपकी इक्वल है। तो मैंने बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में क्या होता है, जैसे आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल ट्रायंगल एबीसी, यदि इसमें ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, इक्वल साइड्स के। यानी कि जैसे इसमें दे रखा है आपको, इस वाले ट्रायंगल में एडी जो है आपका AB के इक्वल है, एडी आपका AB के इक्वल है, तो A से A हटा देंगे, तो एंगल D जो होगा वो एंगल B के इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बराबर भुजाओं के अपोजिट कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, यहां तक तो क्लियर। अब देखते हैं पूरे बड़े ट्रायंगल CBD में, पूरे बड़े ट्रायंगल CBD में ये छोटू एंगल थीटा है, ये एंगल B है, तो ये पूरा बड़ा एंगल कितना हो गया? ये पूरा बड़ा एंगल क्या होगा आपका? एंगल B प्लस एंगल थीटा, ये होगा कि नहीं? B प्लस थीटा हो गया एंगल, पूरा एंगल क्या हो गया? एंगल B ये है आपका इतना सा, और थीटा ये है, तो पूरा क्या हो गया? एंगल B प्लस एंगल थीटा। कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान बात है। अब ट्रायंगल बीसीडी में देखिए, ट्रायंगल बीसीडी में अगर आप ट्रायंगल बीसीडी में देखोगे तो ये एंगल बी प्लस थीटा है, ये एंगल क्या है आपका? थीटा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल बी प्लस एंगल थीटा जो है वो आपका बड़ा होगा एंगल थीटा से, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सब पॉजिटिव है। और मैंने बोला था, कल ही मैंने प्रूफ करके बताया कि त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। तो बड़ा कोण एंगल बी प्लस एंगल थीटा, और इसके सामने की भुजा कौन सी है? आपकी सीडी। उसके सामने की भुजा कौन सी है? आपकी सीडी। और छोटा कोण एंगल थीटा, और एंगल थीटा के सामने की भुजा क्या है? आपकी बीसी। तो सीडी जो है बड़ा होना चाहिए ना बीसी से, सीडी जो है बड़ा होना चाहिए ना बीसी से, सीडी इज ग्रेटर देन बीसी। और सीडी है क्या? सीडी है क्या? सीडी है तुम्हारा सीए प्लस एडी, सीडी मतलब सीए प्लस एडी, सीए का मतलब बी और एडी का मतलब सी, यानी कि सीडी जो है वो तुम्हारी लेंथ क्या है? बी प्लस सी। सीडी क्या है तुम्हारी लेंथ? क्या ये पूरी यहां से आता क्या है? स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, बी प्लस सी। और बीसी, बीसी क्या है आपका? ए, बीसी क्या है आपका? ए, यानी कि बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए। ये बात निकल गई कि b प्लस सी इज ग्रेटर देन ए। और ये ए बी सी है, ये ट्रायंगल की क्या है? साइड्स हैं, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, यानी कि दो साइड्स b और c का जो सम है वो थर्ड साइड स्मॉल a से बड़ा आया है। कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक अप्रोच से मैंने इसको प्रूफ किया कि त्रिभुज में दो भुजाएं हैं, चाहे कोई भी उनका योग हमेशा क्या होगा? तीसरी साइड से बड़ा होगा। जैसे मैंने इस साइड पे कंस्ट्रक्शन किया, मैं इस साइड पे भी कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं, तो वहां से क्या रिजल्ट निकल के आएगा? सेम रिजल्ट निकल के आएगा जैसे ये वाला है, यहां पे b प्लस सी इज ग्रेटर देन a। तो इसी तरीके से साइड यदि मैं c प्लस a का सम लूंगा तो थर्ड रिमेनिंग साइड यानी कि b से बड़ा होगा। क्लियर है? यदि मैं a प्लस बी की बात करूं तो a प्लस बी का जो सम है वो थर्ड रिमेनिंग साइड कौन सी बची? स्मॉल सी से बड़ा होगा। a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। तो ये तीन रिजल्ट होते हैं आपके ट्रायंगल में। ट्रायंगल में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होता है? हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। क्लियर? आपको मैंने आपको ज्योमेट्रिकली बताया, ये सबको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब इसमें हम कुछ नई नई चीजें देखने का शुरू करेंगे। और जब भी कोई ट्रायंगल बनता है तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, वरना आपका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ट्रायंगल बनने के लिए, उसकी पॉसिबिलिटी होने के लिए तीनों बातें क्या होनी चाहिए? एकदम सत्य होनी चाहिए। क्लियर? ओके, ठीक है। जो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ट्रायंगल के। ठीक है, अभी इन्हीं रिजल्ट से हम काफी सारे नए नए रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं फिर से एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी फिर से देखेंगे। ठीक है, ओके। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो मैंने क्या बोला? त्रिभुज में किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ग्रेटर देन ए, और सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी, ये होता है। क्लियर ना? ठीक है। अच्छा, अब त्रिभुज में एक और प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। जैसे कि अगर मैं यहां से बात करूं तो मैं b को ऐसे लिख सकता हूं, b इज ग्रेटर देन c माइनस a, b इज ग्रेटर देन c माइनस a लिख सकते हैं। और यहां से अगर मैं देखूं तो मैं क्या लिखूंगा? b इज ग्रेटर देन a माइनस c, b इज ग्रेटर देन a माइनस c आएगा कि नहीं?
बी यहां से देखोगे तो ए को इधर लाओगे तो बी इज ग्रेटर देन सी माइनस, यहां से देखोगे तो सी को इधर लाओगे तो बी इज ग्रेटर देन ए माइनस सी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बी को मैं ऐसे भी लिख रहा हूं ग्रेटर देन सी माइनस ए, और मैं बी को ऐसे भी लिख रहा हूं ग्रेटर देन ए माइनस सी, और सी माइनस ए और ए माइनस सी का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू हो गई, क्योंकि आपको बी की वैल्यू सी माइनस ए से बड़ी होनी चाहिए, ए माइनस सी से भी बड़ी होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या कंसीडर करना है, डिफरेंस कंसीडर करना है, सिर्फ और सिर्फ सी और ए का डिफरेंस कंसीडर करना है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो इस बात को मैं कंबाइंड करके, इन दोनों बात को मैं कंबाइंड करके इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या कि बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी माइनस ए का मोड, इस तरीके से नहीं लिख सकता। मोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, जैसे मोड ऑफ -6 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, +6। क्लियर है कि नहीं, आपको क्या कर देना, पॉजिटिव कर देना है, ठीक है ना, क्लियर है। तो इन दोनों बातों को कंबाइन करके मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, क्योंकि सी माइनस ए और ए माइनस सी आपको पॉजिटिव वैल्यू ले ली है, क्योंकि आप साइड के बारे में बात कर रहे हो। क्लियर है कि कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इन दोनों रिजल्ट से या इन तीनों से कंबाइन करके हम ये भी लिख सकते हैं कि स्मॉल ए जो होगा वो बड़ा होगा आपके अदर टू साइड के डिफरेंस यानी कि बी माइनस सी से। क्लियर है कि नहीं? इसी तरीके से स्मॉल बी जो है वो बड़ा होगा अदर टू साइड के डिफरेंस यानी कि सी माइनस ए से। इसी तरीके से आपका स्मॉल सी भी बड़ा होगा, वो क्या होगा आपका ए माइनस बी, अन्य दो भुजाओं के डिफरेंस से। क्लियर है? कोई डाउट? यानी कि त्रिभुज में, ये बात जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख लेंगे, त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। क्लियर है? तो ये सारी प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। अच्छा, अगर आपको जैसे ये चेक करना है क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं, क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं, ट्राइंगल दिया आपको लाइक जैसे 10, 40 और 60, क्या ये ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं, आपको दिया ये 10, 40 और 60। पूरा आउट इसमें क्लियर ना, 10, 40 और 60। तो मैंने आपको तो इस तरीके से टोटल 6 प्रॉपर्टी बता दी, त्रिभुज में दो भुजा को एक तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये 6 की 6 प्रॉपर्टी लगा के चेक नहीं करना है कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, कोई भी एक साइड पिक कर लीजिए, कोई भी एक साइड पिक कर लीजिए अपनी मर्जी से, पिक एनी वन साइड, कोई भी एक साइड पिक कर लीजिए। सपोज ये मैंने 60 को पिक कर लिया, कोई भी एक साइड पिक कर लिया, मैंने 60 को पिक कर लिया, तो 60, तो अदर टू साइड क्या बची, 10 प्लस 40, अदर टू साइड बची 10 और 40, तो 10 प्लस 40 का सम बड़ा होना चाहिए, 60 से बड़ा नहीं है, दैट मींस ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक साइड पिक कर लीजिए, अगर ये सपोज बड़ा भी होता तो यहां पे मैं क्या देखता, फिर अदर टू साइड का डिफरेंस देखता, 40 माइनस 10 यानी कि 30, तो 30 जो है तुम्हारा 60 से छोटा होना चाहिए, ये तो ट्रू है, पर ये वाली बात गलत हो रही है ना, तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्लियर ना? आप एक साइड ही चेक करके बता सकते हो कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं, आपको 6 की 6 कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे 10 को पिक कर लीजिए, आप 10 को पिक करके भी बता सकते हो कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। मैंने 10 को पिक कर लिया, तो अदर टू साइड क्या होती है, 60 और 40, तो दो भुजाओं का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। हाँ भाई ये बात तो सही है, ट्रायंगल बन सकता है, लेकिन दो भुजाओं का जो अंतर है, दो भुजाओं का जो अंतर है वो तो तुम्हारा छोटा होना चाहिए कि नहीं 10 से, लेकिन 60 माइनस 40 तो 20 होता है, 20 का मोड 20 और 20 तो बड़ा होता है 10 से, लेकिन तो छोटा होना चाहिए, यानी कि इस केस में ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो मैंने सिर्फ एक साइड 10 को चेक करके बता दिया कि ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं, ठीक है। इसी तरीके से यदि आप इसको 40 को लोगे तो 40 को लेकर भी बता सकते हो कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। 40 अदर टू साइड क्या होती है, 10 और 60, यानी कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है ना, ये तो बात बन रही है यहां तक। लेकिन डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड 60 और 10, ये क्या होना चाहिए तुम्हारा, लेस होना चाहिए थर्ड साइड से, बट 60 माइनस 10 का डिफरेंस तो क्या है 50, 50 तो 40 से छोटा नहीं है, यानी कि ट्रायंगल क्या है, पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो आप कोई भी एक साइड कंसीडर करके बता सकते हो कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? गुड। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम आगे, ठीक है। अब मैंने कल आपको बताया था पेरीमीटर, पेरीमीटर को डिनोट करते हैं जनरली पी से, पेरीमीटर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग, और मैंने बताया था आपको सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, ये होता है आपका पेरीमीटर का हाफ, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये भी हमने कल आपको बताया था, ठीक है। अब थ्योरी ये कहती है कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा उसके सेमी पेरीमीटर से बड़ा होता है, ठीक है ना। त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल is always greater than third side. Sorry, sum of any two sides of a triangle is always greater than semi perimeter of triangle. Is always greater than semi perimeter of triangle. क्लियर है ना? गुड आउट इसमें त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा उसके क्या होता है, अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। त्रिभुज में सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। चल अभी बात आई कहां से, ये बात वहीं से आई है जहां से हमने बातें उत्पन्न की थी। बातें कहां से उत्पन्न की कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। क्लियर है? ओके। ये आपका स्मॉल ए है, ये आपका क्या भाई, ये आपका स्मॉल बी है, ये क्या आपका स्मॉल सी। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो मैंने क्या बोला कि ए प्लस बी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन सी होगा। बी प्लस सी क्या होगा आपका, इधर लिखते हैं, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी होगा। सी प्लस ए या बी प्लस सी, दो भुजाओं का योग बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, और सी प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए, हमने क्या लिखा, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन
सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अगर मैं इस रिजल्ट को लूं a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, मैं दोनों तरफ इसमें a प्लस बी ऐड कर दूं, a प्लस बी तो भाई यदि मैं दोनों तरफ a प्लस बी ऐड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैंने दोनों तरफ a प्लस बी ऐड कर दिया, क्लियर है कि नहीं? जैसे अगर मैं बोलूं कि 5 इज ग्रेटर देन 4 होता है, यदि मैं दोनों तरफ 1 ऐड करूं तो कोई फर्क, बात गलत हो जाएगी क्या? 6 इज ग्रेटर देन 5 अब भी रहेगा ना, इन इक्वालिटी अब भी होल्ड करेगी ना, ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? तो यहां पे a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी था, मैंने क्या किया, दोनों तरफ आपका ये a प्लस बी ऐड कर दिया, a प्लस बी और ये भी क्या हो गया तुम्हारा a प्लस बी, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? a प्लस बी, यहां भी मैंने हमने a प्लस बी ऐड कर दिया, तो देखेंगे a प्लस बी प्लस a प्लस बी, ये क्या होगा तुम्हारा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, ट्वाइस ऑफ a प्लस बी इज ग्रेटर देन c प्लस a प्लस बी। ये क्या है तुम्हारा a प्लस बी प्लस c, क्या होगा तुम्हारा पेरीमीटर यानी कि p, पेरीमीटर यानी कि p, क्लियर ना? ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन, ये 2 नीचे पहुंच जाएगा p बाई 2, और यही स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखा है कि त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग यानी कि a प्लस बी वो हमेशा उसके सेमी पेरीमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। p बाई 2 मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? बात समझ में कि नहीं? ठीक है, एक बार मैं और बताता हूं, जैसे हमने क्या बोला, b प्लस सी इज ग्रेटर देन a, ये बात होती है ट्रू ट्रायंगल में। यदि मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, b प्लस सी ऐड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? b प्लस सी तो ऑलरेडी है ही, मैंने दोनों तरफ b प्लस सी और ऐड कर दिया, तो यहां भी मैंने क्या किया, b प्लस सी ऐड कर दिया। कोई डाउट? तो ये b प्लस सी प्लस b प्लस सी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ b प्लस सी हो गया, और a प्लस b प्लस सी क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, अर्ध सॉरी पेरीमीटर यानी कि p हो गया। कोई डाउट? यहां से आप देखोगे तो b प्लस सी इज ग्रेटर देन p बाई 2, क्योंकि दो साइड्स का योग b प्लस सी वो क्या हो रहा है, हमेशा तुम्हारे सेमी पेरीमीटर से बड़ा आ रहा है। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसका वैसे क्वेश्चंस में कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, पर पेपर में 4 ऑप्शन बना के दिया जा सकता है सवाल की, दो भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा, पेरीमीटर से, पेरीमीटर के हाफ से छोटा होगा, बड़ा होगा, इक्वल होगा, इस टाइप से क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं उसका कंक्लूजन कि a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन p बाई 2, b प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन p बाई 2, एंड c प्लस a इज ऑलवेज ग्रेटर देन p बाई 2। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये आपकी थ्योरम होती है एक। कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट, ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, तो ध्यान से सुनना। वैसे तो इसी रिजल्ट से भी निकाला जा सकता है कि पेरीमीटर ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलिए, तो त्रिभुज में जो लार्जेस्ट, त्रिभुज की किसी भी भुजा की जो लंबाई होती है, त्रिभुज की जो किसी भी भुजा की लंबाई होती है, उसके सेमी पेरीमीटर से, उसके अर्ध परिमाप से हमेशा छोटी होती है। लेंथ ऑफ एनी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन, देखना ध्यान से, लेंथ ऑफ any sides of a triangle, length of any side of a triangle is always less than, length of any side of a triangle is always less than its semi perimeter। त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई हमेशा उसके अर्ध परिमाप से छोटी होती है, उसके सेमी पेरीमीटर से छोटी होती है। लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन इट्स सेमी पेरीमीटर। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है, देखिए बहुत आसान बात है, क्लियर ना, बहुत आसान बात है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जैसे ये है, ये एक ट्राइंगल बनाया हमने, फिर से ट्राइंगल ए बी सी। अब ये हो गया आपका स्मॉल ए, ये हो गया आपका स्मॉल बी, ये हो गया आपका स्मॉल सी। तो हमने क्या बोला कि ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, और सी प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। ये रिजल्ट होते हैं। ठीक है, अब ना हम इसको पकड़ते हैं, क्लियर ना। अगर मैं दोनों तरफ सी ऐड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों तरफ सी ऐड कर दूं यहां भी, और यहां भी अगर मैं सी ऐड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों तरफ हमने क्या किया, सी ऐड कर दिया, क्लियर ना भाई। अभी तो समझा है कि जैसे 6 तुम्हारा बड़ा होता है 5 से, तो यदि मैं दोनों तरफ 2 ऐड भी कर दूं तो अभी भी तुम्हारा 8 जो है बड़ा होगा 7 से, क्लियर है कि नहीं? तो दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? सी क्या कर दिया, तो हमने ऐड कर दिया। अब a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ये तो तुम्हारा पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है। तो a प्लस बी प्लस सी का मतलब पेरीमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी प्लस सी का मतलब 2c हो गया, क्लियर है कि नहीं? तो यहां से क्या देख सकते हैं, यहां से हम देख सकते हैं p बाई 2 इज ग्रेटर देन सी, p बाई 2 इज ग्रेटर देन सी, यानी कि त्रिभुज की भुजा जो सी है उसकी जो लेंथ है उसके सेमी पेरीमीटर से क्या है, छोटी है, यानी कि सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप जो त्रिभुज की भुजा सी से क्या है, बड़ा है। इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? बात समझ आसान है। इसी तरीके से यदि हम इस वाले रिजल्ट को देखें, b प्लस सी इज ग्रेटर देन a, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, p बाई 2 इज ग्रेटर देन सी, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें दोनों तरफ क्या कर दें, a ऐड कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। सो b प्लस सी प्लस a इज ऑलवेज ग्रेटर देन a प्लस a, और b प्लस सी प्लस a क्या होता है, तुम्हारा पेरीमीटर होता है, तो पेरीमीटर इज ग्रेटर देन 2a, perimeter is greater than 2a, so p by 2 is always greater than a, p by 2 is always greater than a, क्योंकि सेमी पेरीमीटर जो है वो हमेशा साइड से क्या है, बड़ा है, कि ट्रायंगल के किसी भी साइड से बड़ा है। इसी तरीके से यदि हम इस रिजल्ट में b ऐड कर दे तो c प्लस a प्लस b इज ऑलवेज ग्रेटर देन हो जाएगा 2b, और ये c प्लस a प्लस b क्या है, तुम्हारा पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2b, सो p by 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन p। कि सेमी पेरीमीटर जो हमेशा त्रिभुज की किसी भी भुजा चाहो a b c o से क्या होता है, बड़ा होता है, क्लियर है कि नहीं? या त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई हमेशा उसके सेमी पेरीमीटर से क्या होती है, छोटी होती है, क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए ना, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या रिजल्ट निकाला, रिजल्ट हमने ये निकाला कि p बाई 2 तुम्हारा बड़ा होगा a से, p बाई 2 सेमी पेरीमीटर तुम्हारा बड़ा होगा b से, p बाई 2 तुम्हारा रिजल्ट बड़ा होगा c से। या फिर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, p बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन a, b, c का सेट, ठीक है ना।
विदाउट चाहे आपकी त्रिभुज की भुजा ए हो या बी हो या सी हो, इनमें से p/2 जो है हमेशा हर सबसे बड़ा होगा। सेमी पेरीमीटर हमेशा त्रिभुज की किसी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है ना? अच्छा, अब एक मैं यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकालता हूं। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, इसमें साइड बड़ी छोटी होती है लेंथ में, इसमें कोई ना कोई साइड तुम्हारी लार्जेस्ट होगी। हमेशा सेमी पेरीमीटर जो है वो त्रिभुज की ए से साइड से भी बड़ा है, बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, त्रिभुज की किसी भी भुजा से बड़ा है आपका सेमी पेरीमीटर। तो इसमें या तो साइड ए लार्जेस्ट होगी, साइड बी लार्जेस्ट होगी, साइड सी लार्जेस्ट होगी। हम सिर्फ लार्जेस्ट साइड में इंटरेस्टेड है, हम सिर्फ लार्जेस्ट साइड में इंटरेस्टेड है। ए बी सी, ए से भी बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा, सी से भी बड़ा होगा, और लार्जेस्ट साइड आपकी एबीसी में ही होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज की जो लार्जेस्ट साइड होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी, चाहे एबीसी में कुछ भी हो, वो भी हमेशा आपके सेमी पेरीमीटर से छोटी होगी। त्रिभुज की जो लार्जेस्ट साइड होगी वो भी हमेशा आपके सेमी पेरीमीटर से क्या होगी, छोटी होगी। लार्जेस्ट साइड त्रिभुज की वो क्या होगी, हमेशा सेमी पेरीमीटर p/2 से छोटी होगी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं काम में लूंगा अपने क्वेश्चंस में भी, और ये पेपर में भी पूछा जा सकता है कि त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमेशा उसके सेमी पेरीमीटर से बड़ी होगी, छोटी होगी, इक्वल होगी, कुछ नहीं कह सकते। तो क्या होगी, हमेशा लार्जेस्ट साइड जो होगी उसके p/2 से छोटी होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए अब हम इसको यहां से हटा दे रहे हैं। अब जैसे मैं इस पे आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं, सब लोग ध्यान से देखना। जैसे किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया है आपको, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 73 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर जो 73 सेंटीमीटर, 73 सेंटीमीटर। तो 73 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले बहुत सारे ट्रायंगल पॉसिबल है भाई, जिनका पेरीमीटर 73 हो, लेकिन साइड की लंबाई तो अलग अलग हो सकती है ना। तो 73 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले बहुत सारे ट्रायंगल पॉसिबल है, मैक्स बहुत सारे ट्रायंगल पॉसिबल है 73 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले। क्लियर ना? उसमें साइड की लेंथ तो अलग अलग होगी, बट जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, वो तुम्हारा 73 सेंटीमीटर फिक्स होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ maximum integral value of largest, what will be the length of maximum integral value of largest side, maximum integral value of largest side। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। एक ट्रायंगल का परिमाप 73 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी, त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी, उसकी मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी, उसकी अधिकतम पूर्णांक संख्या क्या पॉसिबल है? कोई डाउट किसी को? तो त्रिभुज में पेरीमीटर तो 73 है, तो उसकी जो सबसे लार्जेस्ट साइड होगी उसकी मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू, अधिकतम पूर्णांक संख्या क्या पॉसिबल है? हम जो यहां पे ज्यादातर बात करते हैं वो इंटीजर साइड में और इंटीजर पेरीमीटर में करते हैं, और जो शीट में आपको डिस्कस करने वाला हूं उसमें हम इंटीजर में बात करें, इंटीजर साइड्स, इंटीजर पेरीमीटर, इंटीजर ट्रायंगल। कोई दिक्कत किसी को? तो हमने अभी बोला कि त्रिभुज की जो लार्जेस्ट साइड होगी, त्रिभुज की जो लार्जेस्ट साइड होगी वो क्या होनी चाहिए, हमेशा उसके सेमी पेरीमीटर से छोटी होनी चाहिए। यानी कि क्या, सेमी उस पेरीमीटर का दिया तुमको 73, और 73/2 कितना हो जाएगा आपका 36.5, 36.5, 36.5, 73 का आधा 36.5। लेकिन लार्जेस्ट साइड की जो लंबाई है वो 36.5 से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो 36.5 से छोटी होनी चाहिए। तो 36.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है, 36.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है आपका 36, यानी कि जो मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ होगी लार्जेस्ट साइड ट्रायंगल की वो क्या होगा आपका 36 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आपका 36। क्लियर है? कोई डाउट? यानी कि 73 पेरीमीटर वाले जितने भी ट्रायंगल पॉसिबल है मार्केट में, 73 के जितने भी ट्रायंगल बहुत सारे पॉसिबल होंगे, उसमें सपोज मैक्सिमम साइड ये जा रही है, लार्जेस्ट साइड किसी ट्रायंगल में ये बन रही है, तो इस लार्जेस्ट साइड की लंबाई क्या होगी 36 सेंटीमीटर होगी, और बाकी दो साइड जो है 36 सेंटीमीटर से छोटी होंगी। क्लियर है कि नहीं? अरे कोई डाउट किसी को? बाकी दो साइड का सम अलग रह गया। तो लार्जेस्ट साइड जाएगी वो कितने जाएगी आपकी 36 सेंटीमीटर जाएगी बहुत सारे ट्रायंगल में, या तो 36 होगी या फिर 36 से कम होगी। कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो बात की हमने लार्जेस्ट साइड की, ये तो बात की हमने लार्जेस्ट। हम बात करेंगे स्मॉलेस्ट साइड की। क्लियर है? स्मॉलेस्ट साइड की। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट साइड का स्टेटमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं कि पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, क्या है ध्यान से देखेंगे। जैसे हम जानते हैं कि a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी होता है, और c प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी होता है, और b प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी होता है। ये बात हमको पता है। क्लियर है ना? ठीक है, और इसी से हमने रिजल्ट निकाला कि जो लार्जेस्ट साइड की जो वैल्यू होगी, जो लार्जेस्ट साइड जो होगी ट्रायंगल की, वो हमेशा उसके सेमी पेरीमीटर से छोटी होगी। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? चलिए, लेकिन एक फिक्स पेरीमीटर के ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, p आपका फिक्स है। ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या है, p आपका फिक्स है। पेरीमीटर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर इसी तरीके से मैं स्मॉलेस्ट साइड की बात करूं, ट्रायंगल की जो स्मॉलेस्ट साइड होती है, जो सबसे छोटी भुजा होगी, ट्रायंगल की जो स्मॉलेस्ट साइड होगी, जो सबसे छोटी भुजा होनी चाहिए ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट साइड, वो हमेशा उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा पेरीमीटर के 1/3 से या तो छोटी होगी या फिर इक्वल होगी। ट्रायंगल की जो स्मॉलेस्ट साइड की वैल्यू होगी वो हमेशा पेरीमीटर के 1/3 से छोटी होगी या इक्वल होगी। यहां पे इक्वल का साइन है, आप देख सकते हो। ट्रायंगल की जो स्मॉलेस्ट साइड की जो वैल्यू होगी, ट्रायंगल की जो सबसे छोटी भुजा की लंबाई है, वो हमेशा पेरीमीटर के 1/3 से क्या होनी चाहिए, इक्वल होगी या फिर उससे छोटी होगी। कोई डाउट इसमें? या तो इक्वल होगी या फिर उससे छोटी होगी, लेकिन पेरीमीटर के 1/3 से कभी भी बड़ी नहीं जाएगी ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट साइड। कोई डाउट इसमें किसी को? या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, अगर मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूं तो स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1/3 ऑफ पेरीमीटर।
क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें? तो त्रिभुज की स्मॉलेस्ट साइड की जो लंबाई होती है, जो सबसे छोटी भुजा है, वो या तो हमेशा पेरीमीटर के 1/3 से इक्वल होगी या फिर उससे छोटी होगी। कोई डाउट इसमें? ये स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। अब ये आया कहां से वो हम देखते हैं। अब ये आया कहां से, क्लियर है? चलिए नाउ अब देखो ध्यान से, सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। मैं ट्रायंगल में इस तरीके से मान सकता हूं कि ट्रायंगल में 3 साइड है, ए बी और सी। मैंने मान लिया ट्रायंगल में 3 भुजाएं हैं, ए बी और सी। ऑब्वियसली ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। 3 साइड्स होती है ट्रायंगल की। तो मैंने ये मान लिया कि सब ए भुजा सबसे बड़ी है और बी भुजा मिडिल की और सी साइड सबसे छोटी है। तो ए क्या होगा आपका लार्जेस्ट होगा, बी मिडिल वाली साइड होगी, सी आपकी स्मॉलेस्ट होगी। ट्रायंगल या तो ऐसे हो या फिर ऐसे भी हो सकता है कि तीनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर हो, या कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। बराबर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर ये तीनों साइड बराबर होगी, ए बराबर बी बराबर सी, तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर इक्वल नहीं है किसी केस में, तो हमने ये मान लिया कि ए सबसे बड़ी है, बी मिडिल की और सी सबसे छोटी है। तीनों चीजें पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि दो साइड ही बराबर हो, ए बी के बराबर हो, बी सी के बराबर हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या फिर स्केलर ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। हमको हर एक पॉसिबिलिटी चेक करनी है। अगर स्केलर ट्रायंगल है तो ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती है, ए बी के, बी सी के। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों आपस में इक्वल होंगी। कुल मिला के ए जो आएगी आपकी लार्जेस्ट साइड आएगी, और लार्जेस्ट साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, लार्जेस्ट साइड की जो वैल्यू जाएगी, वो हमेशा आपके सेमी पेरीमीटर यानी कि p/2 से क्या होगा, छोटा होगा। सेमी पेरीमीटर यानी कि p/2 से क्या होगा तुम्हारा, छोटा होगा। क्लियर है कि लार्जेस्ट साइड जो आपका स्मॉल ए है, ये आपका सेमी पेरीमीटर से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। क्लियर है ना? और ये जो आपकी स्मॉलेस्ट साइड है, ये हमेशा क्या होगी, आपकी स्मॉल सी जो होगी, ये आपके सेमी पेरीमीटर नहीं, सॉरी, पेरीमीटर के 1/3 से या तो छोटी होगी या फिर इक्वल होगी। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें? ठीक है। अब देखते हैं कि ये आया कहां से, ध्यान से देखना। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर p। 3 भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर p। ध्यान से देखना। अब a क्या है, लार्जेस्ट साइड है। a क्या है, लार्जेस्ट साइड है। तो a का मतलब a, लार्जेस्ट साइड। b जो है क्या है आपका, b जो है, ध्यान से देखना, a जो आपकी लार्जेस्ट साइड है, a क्या है आपकी लार्जेस्ट साइड है, b आपकी मिडिल साइड है, c आपकी स्मॉलेस्ट साइड है, और इसका जो सम है वो पेरीमीटर है। ठीक है। अब c जो है स्मॉलेस्ट साइड है, मैंने a की जगह क्या कर दिया, a की जगह कर दिया मैंने c। मैंने a की वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। और b आपका c से बड़ा है, क्योंकि b जो है c से बड़ा है, मैं मान के चलो, तो b की वैल्यू, b की जगह भी क्या कर दिया मैंने c, b की वैल्यू को भी मैंने क्या कर दिया, c कर दिया। और c को मैंने c ही रहने दिया, क्योंकि c मेरी स्मॉलेस्ट साइड है। तो अगर मैं अब इन सब का सम लूं तो क्या होगा, इन सब का सम आपका पेरीमीटर से छोटा होगा कि नहीं, c प्लस सी पेरीमीटर से छोटा होगा कि नहीं? अब बताइए, इसमें कोई डाउट है? ध्यान से देखना, a प्लस बी प्लस सी बराबर p, सेमी पेरीमीटर के बराबर होगा। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, a लार्जेस्ट साइड है, b मिडिल वाली, c स्मॉलेस्ट है। तो a की जगह मैंने क्या कर दिया, c रख दिया, यानी कि a की वैल्यू को छोटा कर दिया। b की जगह क्या कर दिया मैंने, c रख दिया, यानी कि b की वैल्यू को छोटा कर दिया। c की वैल्यू को c ही रहने दिया। अब ये वैल्यू छोटी होगी, यानी कि बराबर तो रहेगा नहीं, ये वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, छोटी होगी p से। जैसे अगर मैं न्यूमेरिकली समझाऊं, अगर मैं लिखूं 5 + 4 + 3, ये तुम्हारा क्या होता है, 12 होता है। लेकिन यदि मैं 5 की जगह कर दूं 3, 4 की जगह भी कर दूं 3, और 3 की जगह यदि मैं 3 रहने दूं, तो 3 + 3 + 3, 3 3 3 9 तो तुम्हारा छोटा हो जाएगा ना 12 से। हमने वही किया। कोई डाउट इसमें? क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल के क्या है, 3 साइड्स हैं। क्लियर? तो अगर आप ध्यान से देखो तो c + c + c कितना हो गया तुम्हारा, 3c हो गया। क्लियर है? और ये इक्वल टू भी हो सकता है किस केस में, जब ट्रायंगल क्या हो आपका, इक्विलेटरल हो। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो c + c यानी कि तीनों भुजाएं बराबर ही हो जाएंगी। a b c जब बराबर ही हो जाएगा तो उस केस में ये क्या आएगा तुम्हारा, पेरीमीटर के इक्वल आ जाएगा। यदि a बराबर b बराबर c हो तो a की जगह c रख लो, b की जगह c रख लो, c की जगह c रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। तो उस केस में इक्वल टू का साइन आएगा जब ये क्या हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो 3c इज ऑलवेज लेस देन क्या होगा तुम्हारा p। सो c इज लेस देन क्या होगा तुम्हारा p/3। c इज लेस देन क्या होगा तुम्हारा p/3, यानी कि त्रिभुज की जो स्मॉलेस्ट साइड की जो लंबाई आई, वो हमेशा तुम्हारे पेरीमीटर के 1/3 से छोटी होगी या इक्वल होगी। क्लियर है? कोई डाउट? इस तरीके से ये रिजल्ट निकल के आता है। अब बताइए, इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत है? ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। c इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या है तुम्हारा p/3। त्रिभुज की जो स्मॉलेस्ट साइड है उसकी लंबाई क्या होती है, उसके सेमी पेरीमीटर से, उसके पेरीमीटर के 1/3 से या तो छोटी होगी या फिर इक्वल होगी। क्लियर है ना? ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखना, यहां पे चीज को ध्यान से देखना। अगर किसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में दिक्कत है तो मैं समझा देता हूं, मैं इन दोनों बातों को वेरीफाई करके दिखा देता हूं। जैसे आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसकी तीनों साइड 6 6 6 है, तीनों साइड 6 6 6, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 + 6 + 6, पेरीमीटर यानी कि p हो गया तुम्हारा 18, 6 + 6 + 6। तो मैंने क्या बोला, त्रिभुज की किसी भी भुजा की लंबाई हमेशा उसके सेमी पेरीमीटर से छोटी होती है। तो साइड जो है हमेशा क्या होती है, उसके पेरीमीटर से क्या होती है, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर से छोटी होती है। तो साइड क्या है तुम्हारी 6, पेरीमीटर क्या 18, 18/2 क्या होता है 9, तो 6 इज लेस देन 9। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? आप देखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में मैंने ये भी बताया कि त्रिभुज की जो स्मॉलेस्ट साइड है वो हमेशा उसके पेरीमीटर के 1/3 से छोटी होगी या फिर इक्वल होगी। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर हैं, 6 6 6 तो साइड तो 6 होगी, बट पेरीमीटर तो 18 है, तो 18/3 क्या होगा 6। तो इस केस में तुम्हारा 6 बराबर क्या आएगा, 6, इसलिए हमने क्या लिया, इक्वल का साइन लिया। अगर इक्विलेटर नहीं होता तो स्मॉलेस्ट साइड क्या होती, फिर तुम्हारी पेरीमीटर के 1/3 से छोटी होती। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं फिर से आपके सामने, ध्यान से देखेंगे सब लोग। क्लियर ना? सेम वही क्वेश्चन लिख रहा हूं कि पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, perimeter of a triangle is 73 centimeter. Perimeter of a triangle is 73 centimeter. What will be the
मैक्सिमम व्हाट विल बी द मैक्सिमम इंटीग्रल लेंथ ऑफ what will be the maximum integral length of what will be the maximum integral length of smallest side of triangle clear है कि नहीं? what will be the maximum integral length of smallest side of triangle ध्यान से देखना। एक त्रिभुज का परिमाप 73 सेंटीमीटर आपसे पूछा है कि ट्रायंगल की जो स्मॉलेस्ट साइड पॉसिबल होगी उसकी मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या बनेगी। तो 73 सेंटीमीटर वाले बहुत सारे ट्रायंगल पॉसिबल है और उनमें सब में स्मॉलेस्ट साइड होती है, सब में स्मॉलेस्ट साइड भी होती है, सब में लार्जेस्ट साइड भी होती है, स्मॉलेस्ट भी होती है, लार्जेस्ट। तो इतने जितने भी ट्रायंगल ये पॉसिबल है उन सब में जो भी स्मॉलेस्ट साइड बनेगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी, ये पूछा आपसे। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर 73 सेंटीमीटर है तो उसमें मैक्सिमम इंटीग्रल लेंथ की स्मॉलेस्ट साइड की जो बनेगी वो क्या होगी, जो उसमें सबसे छोटी साइड, ये सबसे छोटी साइड है, सब कुछ बाकी दो साइड अदर टू से बनी है, सबसे छोटी साइड अदर टू साइड से बनी है, सबसे छोटी साइड अदर टू साइड से बनी है, सबसे छोटी साइड अदर टू साइड से बनी है, सबसे छोटी साइड अदर टू साइड से बनी है। तो इस तरीके से ये जो स्मॉलेस्ट साइड जो बनी है ट्रायंगल्स में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, ये आपसे पूछा है। क्लियर है कि कोई डाउट इसमें? ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या बोला कि स्मॉलेस्ट साइड की जो वैल्यू है, स्मॉलेस्ट साइड जो होती है ट्रायंगल की, वो हमेशा पेरीमीटर के 1/3 से या तो छोटी होगी या फिर इक्वल होगी। पेरीमीटर है कितना 73, पेरीमीटर है कितना 73/3, ये आ गया आपका स्मॉलेस्ट साइड की वैल्यू, स्मॉलेस्ट साइड की मैक्सिमम। तो 73/3 की बात करें तो कितनी बार जाएगा तुम्हारा, 3 दूनी 6 और ये 24.33 जाएगा, कितना जाएगा 24.33, 24.33 कितना जाएगा तुम्हारा 24.33। इसमें कोई डाउट है? स्मॉलेस्ट साइड कितना जाएगा तुम्हारा 24.33 जाएगा। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट त्रिभुज की जो स्मॉलेस्ट साइड होगी 73 सेंटीमीटर के परिमाप के ट्रायंगल वो क्या जाएगी 24.33 से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? 24.33 से छोटी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बट आपसे इंटीग्रल लेंथ पूछा है, मैक्सिमम इंटीग्रल लेंथ पूछा है, मैक्सिमम इंटीजर लेंथ पूछा है। सो मैक्सिमम पूछा है और इंटीजर पूछा है, तो 24.33 से जस्ट छोटी इंटीजर वैल्यू 24 होगी और मैक्सिमम भी होगी, यानी कि ट्रायंगल की जो स्मॉलेस्ट साइड होगी 73 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले की, वो कितनी होगी आपकी 24 सेंटीमीटर होगी। तो 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। क्लियर है कि नहीं? 24 सेंटीमीटर का आएगा आपका आंसर आएगा। क्लियर है? स्मॉलेस्ट साइड क्या जाएगी आपकी 24 सेंटीमीटर जाएगी। कोई डाउट इसमें? स्मॉलेस्ट साइड क्या जाएगी ट्रायंगल की 24 सेंटीमीटर जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? आप देखना ध्यान से। अगर मैं यहां पे ये भी क्वेश्चन ऐड कर दूं, सो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ largest side of a triangle, largest side of a triangle, what will be the length of maximum integral value of largest side of a triangle। तो ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड क्या होगी, ध्यान से देखना, ट्रायंगल की लार्जेस्ट साइड क्या होगी। अगर मैं लार्जेस्ट साइड की बात करूं तो त्रिभुज की जो लार्जेस्ट साइड की जो लंबाई होती है वो हमेशा उसके सेमी पेरीमीटर से छोटी होती है। लार्जेस्ट साइड सेमी पेरीमीटर यानी कि 73/2 यानी कि 36.5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 36.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है 36 होता है, मैक्सिमम भी है। तो लार्जेस्ट क्या आएगी तुम्हारी 36 आएगी, लार्जेस्ट साइड क्या आएगी तुम्हारी 36 आएगी। अब बताइए इसमें कोई डाउट है? लार्जेस्ट साइड क्या है आपकी 36 है। ठीक है, अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं, ध्यान से देखना, इसमें लार्जेस्ट साइड कितनी है तुम्हारी 36 और स्मॉलेस्ट साइड कितनी है तुम्हारी 24, तो 36 + 24 कितना होगा तुम्हारा 60, 36 + 24 कितना होगा 60, तो तीसरी साइड कितनी बची फिर तुम्हारी 13 होनी चाहिए। अब आप समझ में आ जाओगे कि ये क्या हो गया। सर तो कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट साइड तुम्हारी 24 से 13 कैसे आ गई, ये 13 कैसे आ गई। अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैंने YouTube पे भी एक्सप्लेन किया था, किसी को समझ में नहीं आया था क्योंकि सब लोग अपना ध्यान नहीं लगाते, सब भटके हुए रहते हैं। तो भटकना नहीं है, चीजों को फोकस करके देखो। बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए चीजों को समझने के लिए। हवाबाजी में लोग उड़ा देते हैं चीजों को, लेकिन ये हवाबाजी नहीं, दिस इज वेरी डीप कांसेप्ट। अगर ध्यान से देखो, व्हाट विल बी द मैक्सिमम इंटीग्रल लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की स्मॉलेस्ट साइड की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वर्ड लगा है और क्या पूछा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो लार्जेस्ट साइड की भी मैक्सिमम इंटीग्रल पूछी, स्मॉलेस्ट साइड की भी मैक्सिमम वैल्यू लिए, लार्जेस्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है पॉसिबल है कि लार्जेस्ट साइड की भी तो मैक्सिमम वैल्यू ले लो और फिर स्मॉलेस्ट साइड की भी तो मैक्सिमम वैल्यू ले लो। नहीं, ये क्या है कि ये एक ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इस क्वेश्चन का जो मतलब ये है वो ये है कि 73 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले बहुत सारे ट्रायंगल दुनिया में अवेलेबल हैं जिनका पेरीमीटर 73 सेंटीमीटर है, जिनका पेरीमीटर 73 सेंटीमीटर है, 73 73 73 73। क्लियर है कि नहीं? ये बहुत सारे ट्रायंगल इसमें 73 सेंटीमीटर पेरीमीटर अवेलेबल। तो ये जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उनमें जितनी भी लार्जेस्ट साइड पॉसिबल होंगी, उनमें जो लार्जेस्ट साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो कितनी जाएगी तुम्हारी 36 सेंटीमीटर जाएगी। लार्जेस्ट साइड तुम्हारी इन किसी भी ट्रायंगल में 36 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। ये इस क्वेश्चन को कहने का मतलब है, लार्जेस्ट साइड की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू जो जाएगी वो तुम्हारी 36 सेंटीमीटर जाएगी। अदरवाइज लार्जेस्ट साइड 36 से छोटी 34 35 33 31 30 इस टाइप से लोगे, लेकिन लार्जेस्ट साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी इन लाखों हजारों ट्रायंगल में वो कितनी जाएगी 36 सेंटीमीटर जाएगी मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू, या फिर 36 सेंटीमीटर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर है ना? अब देखो ध्यान से, ये तुम्हारा कितना आ गया 36 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? तो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं इस टाइप से कि इसमें तुम्हारी जो लार्जेस्ट साइड है वो 36 सेंटीमीटर है, तो स्मॉलेस्ट साइड की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू नहीं निकाल सकते आप इस ट्रायंगल में। अगर 36 सेंटीमीटर तो बाकी अदर टू साइड का सम क्या बचा तुम्हारा 73 - 36, 13 में से 6 गया 7 और 6 में से 3 गया 3, 37 सेंटीमीटर क्या बचा तुम्हारा 37 सेंटीमीटर। कितना बचा सम 37 सेंटीमीटर। क्लियर है कि 37 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें 37 सेंटीमीटर।
37 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? अदर टू साइड्स का सम क्या बचा तुम्हारा? 37 सेंटीमीटर बचा। यदि अदर टू साइड का सम 37 सेंटीमीटर बचा तो बाकी जो दो साइड है वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। मैं तो ये भी ट्रायंगल बना सकता हूं कि 36 36 1 का, ये भी ट्रायंगल बनेगा 36। इस केस में तुम्हारी स्मॉलेस्ट साइड की वैल्यू क्या है? 1 आ गई। 36 36 1। क्लियर ना? 36 36 72 73, ये भी ट्रायंगल पॉसिबल है आपका। कोई डाउट इसमें? बिल्कुल पॉसिबल है। 36 + 36 72 तुम्हारा 1 से बड़ा होता है और 36 और 1 का डिफरेंस तुम्हारा 36 से छोटा होता है। क्लियर है? तो यहां पे स्मॉलेस्ट साइड की जो वैल्यू तुम्हारी 1 ली, बट ये समझ में ना, ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान से देखना, अब आप इसको ध्यान से देखना, ये मैक्सिमम इंटीग्रल लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो 73 सेंटीमीटर वाले बहुत सारे ट्रायंगल पॉसिबल है दुनिया में। तो उसमें जो तुम्हारी स्मॉलेस्ट साइड बनेगी, उसमें जो तुम्हारी स्मॉलेस्ट साइड बन रही है, उसमें जो तुम्हारी स्मॉलेस्ट साइड बनेगी, जो सबसे छोटी साइड होगी ट्रायंगल में, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी? तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी तुम्हारी 73/3, यानी कि 24.33 से जस्ट छोटा, यानी कि 24। तो मैक्सिमम इंटीग्रल स्मॉलेस्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी तुम्हारी? 24 जाएगी। बट ऐसा पॉसिबल नहीं कि स्मॉलेस्ट साइड की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, स्मॉलेस्ट साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू, लार्जेस्ट साइड की जो मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू एक ही ट्रायंगल में पॉसिबल हो। वो एक ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं, वो दो अलग अलग ट्रायंगल होंगे, जिनमें एक ट्रायंगल में तो साइड की लार्जेस्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी तुम्हारी? 36 जाएगी, और दूसरे ट्रायंगल में स्मॉलेस्ट साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो तुम्हारी क्या जाएगी? 24। स्मॉलेस्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू भाई 24, स्मॉलेस्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू 24, बाकी सब 24 से छोटी है। स्मॉलेस्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू 24 अलग ट्रायंगल में, और लार्जेस्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू 36 क्या जाएगी तुम्हारे? अलग ट्रायंगल में जाएगी। कोई डाउट किसी को? क्लियर है? तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 73 सेंटीमीटर पेरीमीटर वाले जितने भी ट्रायंगल पॉसिबल हैं, उसमें लार्जेस्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी? 36 जाएगी। स्मॉलेस्ट साइड की जो इंटीग्रल मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो 24 जाएगी। इसका और इसका एवरेज 24 + 36 60/2, एवरेज कितना आएगा तुम्हारा? 30 आएगा। एवरेज कितना आएगा तुम्हारा? 30 आएगा। पर ये दोनों एक ट्रायंगल में नहीं होंगे, ये दोनों क्या होंगे? आपके एक ट्रायंगल में नहीं होंगे, ये आपके अलग अलग ट्रायंगल में होंगे। क्लियर है ना? ठीक है। अब एक ट्रायंगल में कैसे होंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। जो मेन मकसद था वो आपको कंसेप्ट समझाना था कि स्मॉलेस्ट साइड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तुम्हारी क्या होगी? पेरीमीटर के 1/3 से छोटी होगी, और जो लार्जेस्ट साइड होगी हमेशा सेमी पेरीमीटर से क्या होगी? तुम्हारी छोटी होगी। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे करवाऊंगा और मैंने आपको चीजें बहुत डिटेल में भी समझाई हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे आप। चलिए नाउ इसके बाद ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे ये एक ट्राइंगल ऐसा सपोज ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है भाई, ट्राइंगल ए बी सी, ये साइड स्मॉल होगी, साइड स्मॉल बी होगी, साइड स्मॉल सी होगी। क्लियर है ना? अब ट्राइंगल एबीसी के अंदर सपोज आपका कोई पॉइंट ओ है, ट्राइंगल एबीसी के अंदर कोई पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ से हमने ए को मिलाया ओ ए, पॉइंट ओ से हमने बी को मिलाया ओ बी, पॉइंट ओ से हमने सी को मिलाया ओ सी। ये कोई भी रैंडम पॉइंट हो सकता है, ये कुछ भी कहीं भी ट्राइंगल के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट हो सकता है। हमने उसको ए को मिलाया, हमने बी को मिलाया, हमने सी को मिलाया, ओ ए ओ बी और ओ सी। और ये ओ ए की लंबाई होगी एक्स, ओ बी की लंबाई मैंने सपोज मान ली वाई, और ओ सी की लंबाई मैंने मान ली जेड, ओसी की लंबाई मैंने मान ली क्या? जेड, ठीक है ना? ठीक है, तो यहां पे मैंने तीनों ये एक्स और ये तुम्हारा वाई और ये मैंने मान लिया क्या हो गया आपका जेड। क्लियर है? त्रिभुज के अंदर किसी भी पॉइंट है, उस पॉइंट से मैंने ए की बी की सी की दूरी मान ली एक्स वाई जेड। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है वो आता है कि त्रिभुज के अंदर किसी भी पॉइंट से तीनों वर्टेक्स की जो दूरी होती है, जो तीनों वर्टिसेस की दूरी होती है, उनका जो सम होता है यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो हमेशा ग्रेटर होता है तुम्हारा ट्राइंगल के सेमी पेरीमीटर से, यानी कि p/2 से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा तुम्हारा? p/2 होगा। त्रिभुज के अंदर किसी भी पॉइंट से त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस की दूरियों का सम हमेशा ग्रेटर होगा उस त्रिभुज के अर्ध परिमाप से। त्रिभुज के अंदर इनसाइड से किसी भी पॉइंट से त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस की दूरियों का सम हमेशा बड़ा होगा तुम्हारा किससे? सेमी पेरीमीटर से। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। कोई डाउट इसमें? चलिए, अब जैसे ये आया कहां से, अगर मैं ट्राइंगल ओ ए बी की बात करूं, ट्राइंगल ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी में देखो तो इस तरीके से बना हुआ त्रिभुज ओ ए बी, तो ओ ए बी, इसमें ये साइड तुम्हारी एक्स है, ये साइड तुम्हारी वाई है, ये साइड तुम्हारी जेड, ये साइड तुम्हारी क्या है? सी है। तो यदि इस त्रिभुज में मैं देखूं तो दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स प्लस वाई तुम्हारा क्या होगा? बड़ा होगा सी से। एक्स प्लस वाई क्या होगा तुम्हारा? बड़ा होगा किसे? सी से। क्लियर है ना? इसी तरीके से यदि मैं ट्राइंगल ओ ए सी में देखूं तो ये एक्स है, ये जेड है, सो एक्स प्लस जेड तुम्हारा हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन होगा बी से। यदि इसी तरीके से मैं ट्राइंगल ओबीसी में देखूं तो साइड क्या है तुम्हारी? वाई और जेड है, तो वाई और जेड का जो सम है वो थर्ड साइड यानी कि बड़ा होगा तुम्हारा ए से। क्लियर है? ये तीन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। यदि मैं इन तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूं 1, 2 और 3 को, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, तो यहां से ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आएगा तुम्हारा किससे? ए प्लस बी प्लस सी से। आएगा कि नहीं? ठीक है, यदि मैं दोनों तरफ 2 से भाग कर दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड ऑलवेज भी ग्रेटर देन होगा तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से। दोनों तरफ हमने 2 से भाग कर दिया, और a प्लस बी प्लस सी होता क्या है? पेरीमीटर होता है, यानी कि इसकी जगह मैं p रख सकता हूं, पेरीमीटर p, यानी कि त्रिभुज के अंदर किसी भी पॉइंट से त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस की, त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरियों को जो सम है वो हमेशा उस त्रिभुज के सेमी पेरीमीटर से क्या है? बड़ा है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है तुम्हारा? पेरीमीटर से, सेमी पेरीमीटर से, अर्ध परिमाप से बड़ा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये सारी बातें थी जो आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी से रिलेटेड थी। क्लियर है? चलिए आप देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, अब नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल। अब ये इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। अभी एसएससी में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, कैट वगैरह का पेपर में से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन ये आपको बड़े डिटेल में देखना है इस टॉपिक को, तो सब लोग बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। चलिए, क्या है कि आपको यदि किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन हो, जैसे लाइक 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, हम बात करेंगे इंटीजर में। ये एक इंटीजर वैल्यू दी है पेरीमीटर की, तो इस इंटीजर वैल्यू से इंटीजर साइड वाले कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, ये आपको बताना है। इंटीजर साइड वाले कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, ये आपको बताना है। जैसे किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर दे दिया आपको 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर परिमाप वाले इंटीग्रल लेंथ वाले कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। इंटीग्रल लेंथ वालों का मतलब कि भुजाएं जो है एबीसी वो भी इंटीजर हो, लाइक 10, 10, 11, 19, इस टाइप से बहुत सारे ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल है, ये आपको चेक करना है, आपको चेक करके बताना है। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो हम शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। इंटीग्रल पेरीमीटर वाले ट्रायंगल विद इंटीग्रल साइड, इंटीजर पेरीमीटर वाले ट्रायंगल विद इंटीजर साइड्स कितने पॉसिबल है, ये आपको बताना है, ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है पेरीमीटर 1, सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर मैं 1 पेरीमीटर वाले ट्रायंगल की बात करूं जिसका पेरीमीटर 1 हो और साइड इंटीजर हो, तो ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, ऐसे एक भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ऐसा एक भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर ही 1 है, तो साइड भाई मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होती है 1, तो साइड भी क्या होनी चाहिए तुम्हारी 1, 1, 1 होनी चाहिए कि नहीं, तो तुम्हारा ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा 1 पेरीमीटर से इंटीजर लेंथ वाला, तो नहीं पॉसिबल है। 1 के बाद आता है 2 पेरीमीटर वाले कितने ट्रायंगल पॉसिबल है इंटीजर साइड वाले, तो 2 पेरीमीटर वाले एक, इसको क्या जीरो ले लोगे, नहीं ले सकते ना, जीरो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल की कुछ ना कुछ लेंथ होनी चाहिए साइड की, तो 2 पेरीमीटर से भी आपका कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा इंटीजर लेंथ वाला, ठीक है। 2 के बाद आता है आपका, ये यहां पे लिख रहा हूं मैं पेरीमीटर, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं पेरीमीटर, और यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, उसके बाद आता है आपका 3, यदि मैं 3 पेरीमीटर वाले की बात करूं तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो पेरीमीटर 3 है, तो 1, 1, 1, इसके अलावा कुछ बनेगा क्या। अगर मैं सपोज 2 कर दूं, ये 1 कर दूं, तो 0 करना पड़ेगा ना, पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आपको साइड में इंटीजर लेनी है। तो 3 पेरीमीटर से ही आपका ट्रायंगल पॉसिबल है 1, 1, 1, यानी कि 3 पेरीमीटर से कितना ट्रायंगल बनेगा आपका, एक ट्रायंगल बनेगा। कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल पॉसिबल है, और वो भी ट्रायंगल कैसा पॉसिबल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो भी ट्रायंगल कैसा पॉसिबल है आपका भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल है। क्लियर है कि नहीं, कैसा ट्रायंगल पॉसिबल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल है। क्लियर, चलो इसके बाद बात करते हैं हम 4 पेरीमीटर वाले ट्रायंगल। तो 4 पेरीमीटर वाले ट्रायंगल कैसे कैसे बन सकते हैं, 4 पेरीमीटर वाले ट्रायंगल तो 1, 1 और 2, इसके अलावा कोई बन पाएगा क्या, इसके अलावा 1, 1, 2 के अलावा तो यही बन पाएगा ना, 2, 2 और 0। इंटीजर लेंथ लेनी आपको साइड की, तो 2, 2, 0 साइड का तो ट्रायंगल पॉसिबल है नहीं। अब 1, 1 और 2 इसमें देखो, तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का सम यानी कि 1 + 1, 2, ये तो तुम्हारा बराबर आ गया त्रिभुज की तीसरी साइड 2 के, जबकि 2 भुजाओं का सम तो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि 4 पेरीमीटर से भी कोई भी ट्रायंगल आपका नहीं बनेगा इंटीजर साइड वाला। तो ये भी एक मजे की बात है कि 3 से तो बन गया पर 4 से नहीं बना। 3 पेरीमीटर वाला ट्रायंगल तो बन गया जिनका पेरीमीटर 3 है और साइड भी 3 है, बट 4 पेरीमीटर वाला नहीं बना। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? इसके बाद ध्यान से देखना, 5 चेक करते हैं कि 5 पेरीमीटर वाले कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं इंटीजर साइड के। यदि 5 की बात करो तो कैसे बनेगा, हमने ले लिया ये 1 और ये 1, ये बनेगा तुम्हारा 3, ये पॉसिबल है। इसके बाद हमने ले लिया ये 1, ये 2 और ये 2, बस ये 2 किस पॉसिबल है, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल होगा कि नहीं, इसके अलावा तो तुमको 0 ही करना पड़ जाएगा, 4, 1 और 0 है ना, इसके अलावा तो तुमको 4, 1 और 0 ये बनेगा, तो ट्रायंगल पॉसिबल है नहीं। 1, 1 और 3, तो त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग 1 + 1, 2, तीसरी भुजा से छोटा हो गया, तो ये भी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। 2, 2 और 1, यस ये ट्रायंगल पॉसिबल है, क्योंकि इसमें अगर मैं साइड 1 को कंसीडर करूं तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है और 2 भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा है, तो यानी कि 5 पेरीमीटर से कितने ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें? यानी कि ऑड से तो ट्रायंगल बन जा रहे हैं पर इवन की कहानी खराब चल रही है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए अब लेते हैं हम 6 साइड वाला ट्रायंगल, तो 6 पेरीमीटर वाला ट्रायंगल, तो 6 पेरीमीटर से कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो अगर मैं बात करूं 1, 1, 4 है कि नहीं, या फिर 3, 2, 1 इस तरीके से होगा, या फिर 2, 2, 2, यही केस बनेगा ना 6 पेरीमीटर के, तो ये 3 ट्रायंगल पॉसिबल है। 1, 1, 4, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा है, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं, ओके, 2 भुजाओं का योग 2 और 1, 3 तीसरी भुजा के बराबर है, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ये ट्रायंगल पॉसिबल है 2, 2, 2, ये ट्रायंगल पॉसिबल है। और कैसा ट्रायंगल पॉसिबल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल है। कैसा ट्रायंगल पॉसिबल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल है, यानी कि 6 पेरीमीटर से तुम्हारा कितना ट्रायंगल बनेगा, सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनेगा। 6 पेरीमीटर से कितना ट्रायंगल बनेगा, सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनेगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद 7 पेरीमीटर से, इस 7 पेरीमीटर से कितने ट्रायंगल बनेंगे इंटीजर साइड वाले, 7 पेरीमीटर से, तो 7 पेरीमीटर से कितने ट्रायंगल बनेंगे ये चीज भी हम देखते हैं। ठीक है, 7 से नाउ अब 7 में तुम्हारा क्या ले सकते हो कि 1, 3, 3, 1, 3, 3 और 2, 2, 3, 2, 2, 4, 3, 7, इसके अलावा कुछ बनेगा क्या, 4, 4, 2, 6 और 1, 7 ये बन जाएगा। क्लियर है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। तो 1, 3, 3, तो 2 भुजाओं का योग, अगर मैं 1 को कंसीडर करता हूं तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा है, ट्रायंगल पॉसिबल है। क्लियर ना, 2, 2, 3, तो अगर मैं 3 को कंसीडर करता हूं तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा है, ट्रायंगल पॉसिबल है। 4, 1, 2, यदि मैं 4 को कंसीडर करता हूं तो 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा, ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। यानी कि 7 पेरीमीटर के केस में तुम्हारे कितने ट्रायंगल बने, 2 ट्रायंगल बने। 7 पेरीमीटर के केस में कितने ट्रायंगल बने, 2 ट्रायंगल बने इंटीजर साइड वाले, पेरीमीटर भी इंटीजर है, साइड भी इंटीजर है। क्लियर है ना, और हमको इंटीजर में ही इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 8 में।
तो यदि मैं 8 की बात करूं तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है? यदि मैं पहला 1 लेता हूं तो तुम्हारा क्या लिख सकता हूं 3 4 1 3 4 है ना। और उसके बाद मतलब 8 में तुम्हारा जो बन पाएगा ये 1 और 7 में क्या लिख सकता हूं 1 5 2। ठीक है, अब क्या होने लगी, मुझे काउंट करने में दिक्कत होने लगी। अब क्या होने लगी कि हमको काउंट करने में क्या होने लगी, अब दिक्कत होने लगी यहां पे जाके। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको रिजल्ट बताया मैं वो काम में लूंगा कि जो लार्जेस्ट साइड है वो हमेशा सेमी पेरीमीटर से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो लार्जेस्ट साइड ट्रायंगल की वो क्या होनी चाहिए, हमेशा सेमी पेरीमीटर से छोटी होनी चाहिए। तो सेमी पेरीमीटर 8 है तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो लार्जेस्ट साइड 4 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी अगर ट्रायंगल बनेगा तो उसमें लार्जेस्ट साइड क्या जा सकती है तुम्हारी 3 जा सकते हैं। 4 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या जाएगी तुम्हारी 3। ठीक है, तो लार्जेस्ट साइड को ही मैं 3 बना लेता हूं। तो ये अगर मैं यहां पे 3 बनाऊंगा तो ये 3 और ये 3 6 और ये तुम्हारा 2 8, ये पॉसिबल है। लार्जेस्ट साइड 3 है, ये भी 3 है, आइसोसेलेस बन सकता है। क्लियर है ना, 3। अब 3 के बाद मैं 4 तो ले नहीं सकता, 4 तो ले नहीं सकता क्योंकि 4 लार्जेस्ट साइड 3 पॉसिबल है, 4 ले नहीं सकते। उसके बाद क्या कर सकते हो तुम 2 कर सकते हो इसको, और ये 3 ऑटोमेटिकली 3 करना पड़ेगा। 3 3 6 तो 8, तो दोनों ट्रायंगल तो सेम ही हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लार्जेस्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू 3 जाएगी, तो स्मॉलेस्ट साइड लार्जेस्ट साइड की वैल्यू 3 से छोटा 2 ले लिया हमने भाई। लार्जेस्ट साइड की मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी, या तो 3 होनी चाहिए, 3 से छोटी होनी चाहिए। तो छोटा किया मैंने 3 को 2 किया, तो अब सम कितना बचा 6 गया। सम 6 गया तो एक साइड को मुझे क्या, इसको मैं 2 ले सकता हूं, लार्जेस्ट साइड 2 ले सकते हो, 2 2 4, और फिर तुमको कितना पड़ेगा 4। ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो सिर्फ कितना ट्रायंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। 8 के केस में भी 3 3 और 2। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इस तरीके से आप काउंट करोगे तो यहां तक तो हमने ये काउंट कर लिया, हमारी सेहत पे भी कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि पेरीमीटर क्या था, कम था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको बहुत परेशानी होगी ट्रायंगल काउंट करने में। और ये क्या है, ये एक पैटर्न बनाएगा, ये एक पैटर्न बनाता है। तो एक हमारे मैथमेटिशियन थे, मुझे नाम नहीं याद है, उन्होंने इन पैटर्न को ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन से उन्होंने काउंट किया कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल हैं इंटीजर पेरीमीटर के लिए, इंटीजर साइड वाले। तो वो डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको लिख रहा हूं यहां पे, और वो आपको याद करना है और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है, क्वेश्चन को हंसते मुस्कुराते हुए बना देना है। क्लियर है कि नहीं? ये एक पैटर्न बनाएगा, आपको इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। तो मैंने यहां पे जो सिखाया वो आपको बताया कि ट्रायंगल बनाते कैसे, क्या उसका बेस होता है। ठीक है ना, जब दिक्कत होने लगे तो क्या करना है, आपको लार्जेस्ट साइड को फिक्स कर देना है, वहां से आप ट्रायंगल इजीली काउंट कर सकते हो। गुड आउट। चलिए, तो यदि आपको पी पेरीमीटर वाले, पेरीमीटर इज फिक्स्ड, ठीक है ना, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज पी, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज पी, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज पी। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर पी है, और पी क्या है तुम्हारा, इंटीजर वैल्यू है। पी क्या दिया जाएगा आपको, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू दी जाएगी। पी कैसी वैल्यू दी जाएगी, इंटीजर वैल्यू। पेरीमीटर का इंटीजर वैल्यू, तो पेरीमीटर इंटीजर वैल्यू है, और इंटीजर वैल्यू पेरीमीटर वाले, इंटीग्रल साइड वाले कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, ट्रायंगल पॉसिबल है तुम्हारे पी स्क्वायर बटे 48। कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, पी स्क्वायर बटे 48। कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, ट्रायंगल पॉसिबल है तुम्हारे पी प्लस 3 का स्क्वायर बटे 48, p प्लस 3 का स्क्वायर बटे 48। कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, p स्क्वायर बटे 48 और p प्लस 3 का स्क्वायर बटे 48। अब कहोगे कि सर ये दो कहां से आएगा, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, p स्क्वायर बटे 48 और p प्लस 3 का स्क्वायर बटे 48। तो कहने का मतलब है कि यदि तुम्हारा p इवन हो, यदि तुम्हारा p इवन हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल निकालोगे p स्क्वायर बाय 48। क्योंकि मैंने अभी तुमको काउंट करवा के दिखाया ट्रायंगल, तो इवन के लिए कहानी खराब थी और ऑड के लिए कहानी बढ़िया थी। तो इसलिए इवन के लिए कम ट्रायंगल p स्क्वायर बटे 48 है और ऑड के लिए ज्यादा ट्रायंगल p प्लस 3 का स्क्वायर बटा 48। यदि आपको पेरीमीटर की वैल्यू इवन दे रखी हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कैसे निकालोगे, p स्क्वायर बाय 48। ये क्या है, ये नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल फॉर ए फिक्स्ड गिवन पेरीमीटर, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स फॉर ए फिक्स्ड गिवन पेरीमीटर p स्क्वायर बटे 48। कब, जब p की वैल्यू क्या हो आपकी इवन हो, और p प्लस 3 स्क्वायर बटे 48 कब, जब p की वैल्यू क्या हो आपकी ऑड हो। जब क्या हो, p की वैल्यू क्या हो आपकी ऑड हो। तो क्या लगाओगे आप, p प्लस 3 के स्क्वायर बटे 48। कोई दिक्कत किसी को? और ये जो बॉक्स है, ये जो डिब्बा है, ये डिब्बा क्या है, डिब्बा है आपका मैक्सिमम, ये क्या है, डिब्बा है आपका मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन। क्या आपका मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन, एफएनसीटीआई होने मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना, डिब्बा क्या है आपका, मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन। इसमें एक मिनट में देख लेता हूं इसका क्या नाम है, डिब्बे का नाम डिनोट नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। यस, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैक्सिमम नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, नियरेस्ट NEAREST, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो बॉक्स है इसका मतलब क्या है तुम्हारा, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। कुछ डाउट्स में, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है भाई, अच्छे। तो पेरीमीटर किसी ट्रायंगल का p फिक्स है, ठीक है ना, और पेरीमीटर क्या होगा तुम्हारा, इंटीजर वैल्यू होगा। तो कितने पॉसिबल ट्रायंगल होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स क्या होंगे, p स्क्वायर बटे 48 कब, जब p की वैल्यू इवन हो, और p प्लस 3 का स्क्वायर बटे 48 कब, जब p की वैल्यू ऑड हो। और ये जो डिब्बा है, डिब्बा क्या है तुम्हारा, नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप p प्लस 3 के स्क्वायर को 48 से डिवाइड करो, तो सपोज आपका आंसर आया ये 6.5, क्या है 6.5, सॉरी 6.7, क्या है तुम्हारा 6.7, 0.5 नहीं आएगा कभी भी, 6.7 आया। तो 6.7 को क्या लिख दोगे आप, 7। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, 7। सपोज डिवाइड करने पर आया आपका 71.1, तो 0.1 है, तो 0.1 को इग्नोर कर दो, तो नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना आपको 71। यानी कि यदि 0.5 से ज्यादा है वैल्यू तो बढ़ा के लिखो, और 0.5 से कम है तो घटा के लिखो। क्लियर है ना। सपोज डिवाइड करके ये आया तुम्हारा 83.64, ये है 83.64 है डिवाइड करके, तो 0.5 से ज्यादा है तो पूरा एक बना दो, यानी कि क्या लिख दोगे 84 ट्रायंगल पॉसिबल। नियरेस्ट इंटीजर लेना आपको फंक्शन में, विदाउट इसमें। सपोज डिवाइड करके आया तुम्हारा 60.43, ये आया सपोज डिवाइड करके, आएगा नहीं ऐसा घटिया ऐसा वैसे, तो क्या लोगे 43.5 से कम है तो क्या कर दोगे, कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे आपके 60।
ये है आपके नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल्स आपके, यदि पेरीमीटर की वैल्यू इवन है तो पी स्क्वायर बाय 48, यदि और है तो p प्लस 3 का स्क्वायर बाय 48, ठीक है ना। विदाउट, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं कि यदि किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर 48 है तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, यदि किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर 48 है तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है ऑफ मैक्स इंटीजर साइड के, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे 48 का स्क्वायर बटे 48, सो 48 से 48 कट जाएगा तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे, 48 ही ट्रायंगल पॉसिबल हो जाएंगे। क्लियर है, विदाउट इसमें किसी को। चलिए, यदि मैं कहूं कि एक ट्रायंगल का पेरीमीटर 45 है 45, तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं इंटीजर साइड वाले, तो पेरीमीटर 45 यानी कि ऑड नंबर है, तो यहां पे रखेंगे 45 प्लस 3 यानी कि 45, 45 प्लस 3 यानी कि 48 का स्क्वायर यानी कि 48 इंटू 48 बटे 48, तो उस केस में तुम्हारा आंसर क्या आएगा, तुम्हारा 48। क्या आंसर आएगा तुम्हारा 48। तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे तुम्हारे, 40 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, यानी कि यदि इवन है तो ये वाला फॉर्मूला, यदि ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या बताएगा आपको, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बताएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स बताएगा, कोई डाउट इसमें, क्लियर ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। अब इन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल में आपके इक्विलेटरल भी होंगे, आपके आइसोसेलेस इक्विलेटरल भी होगा, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होंगे, आपके स्केलर ट्रायंगल भी होंगे। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है। ट्रायंगल तो बहुत टाइप के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा, मैं साइड के बेसिस पे बता रहा हूं, एंगल के बेसिस पे नहीं, इक्विलेटरल भी होगा, आइसोसेलेस भी होगा, स्केलर ट्रायंगल भी होगा, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ये होंगे। बट अब मैं आपको बताता हूं कि आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्केलर ट्रायंगल कैसे बताओगे फॉर ए फिक्स्ड गिवन पेरीमीटर P, फॉर ए फिक्स्ड गिवन पेरीमीटर P, ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं, ओके, पूरा लिख दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। फॉर ए फिक्स्ड गिवन पेरीमीटर P, फॉर ए फिक्स्ड गिवन पेरीमीटर, फॉर ए फिक्स्ड गिवन पेरीमीटर P, क्लियर ना, फॉर ए फिक्स्ड गिवन पेरीमीटर P, नंबर ऑफ स्केलन ट्राइंगल, नंबर ऑफ स्केलन का मतलब क्या होता है तुम्हारा, विषम बाहु त्रिभुज, नंबर ऑफ स्केलन ट्राइंगल, नंबर ऑफ स्केलन ट्राइंगल कैसे काउंट करोगे फॉर ए फिक्स्ड गिवन पेरीमीटर P, नंबर ऑफ स्केलन ट्राइंगल कैसे काउंट करोगे ये मुझे आपको बताना है, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ स्केलर ट्रायंगल कैसे काउंट करोगे। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल मैंने कैसे बताया आपको काउंट करना, कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पॉसिबल, एक ट्रायंगल को मैं ऐसे लिखता हूं ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कैसे काउंट करोगे आप, वो मैंने आपको बताया, क्या फॉर्मूला है, पी स्क्वायर बटे 48, ये याद कर लेना, कब, जब पी की वैल्यू क्या हो तुम्हारी इवन हो, पेरीमीटर क्या हो इवन हो, और पी प्लस 3 का स्क्वायर बाय 48, ये कब लगाना है, जब आपके पी की वैल्यू क्या हो आपकी ऑड हो। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल है, ठीक है ना, फॉर ए फिक्स्ड गिवन पेरीमीटर, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। अब मैंने बताया कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल में आपके स्केलर भी होंगे, इक्विलेटरल भी होंगे, आइसोसेलेस भी होंगे, तो आपको कैसे बताएंगे, तो आपको स्केलर ट्रायंगल कैसे काउंट करेंगे, तो स्केलर ट्रायंगल काउंट करने के लिए ध्यान से देखना, ये पी स्क्वायर बाय 48 दिख रहा है, ये पी प्लस 3 स्क्वायर बाय 48 दिख रहा है, -6 तो कैसे -6 करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, p -6 का स्क्वायर बाय 48, p -6 का स्क्वायर बाय 48, p -6 का स्क्वायर बाय 48, ये हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, नंबर पॉसिबल स्केलर ट्रायंगल व्हेन p बराबर इवन, जब p की वैल्यू क्या हो आपकी इवन हो, जब p की वैल्यू क्या हो आपकी इवन हो, तो नंबर ऑफ पॉसिबल स्केलर ट्रायंगल कितने होंगे, p -6 का स्क्वायर बाय 48, विदाउट, यदि p की वैल्यू ऑड है तो कितने पॉसिबल ट्रायंगल बनेंगे स्केलन, मैंने क्या बोला -6 तो इसमें से -6 कर देंगे तो क्या आएगा तुम्हारा p प्लस 3 -6, तो p प्लस 3 -6 का मतलब p -3, देखिए p -3 का स्क्वायर अपॉन 48, p -3 का स्क्वायर अपॉन 48, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल स्केलर ट्रायंगल जब p बराबर क्या हो आपको ऑड हो, ये क्या आ गया आपका स्केलर ट्रायंगल काउंट करने के लिए। और उधर क्या लिखा मैंने, कोने में लिखा मैंने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने के, ठीक है ना। और ये क्या लिखा है मैंने यहां पे, ये रेड वाले में जो खतरनाक चीज है, ये क्या है आपका स्केलर ट्रायंगल काउंट करने के तरीका लिखा है मैंने गिवन पेरीमीटर p के लिए। कोई डाउट किसी को इसमें, बात समझ कि नहीं, p की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ स्केलर ट्रायंगल p -6 स्क्वायर बाय 48, p की वैल्यू ऑड है तो नंबर ऑफ स्केलर ट्रायंगल p -3 स्क्वायर बाय 48, p की वैल्यू इवन है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ये, p की वैल्यू ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल ये। कोई डाउट इसमें किसी को, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनेंगे, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनेंगे, अगर आपसे पूछे कि कोई पेरीमीटर दे दे ट्रायंगल का, फॉर ए फिक्स्ड गिवन पेरीमीटर P कितने आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी तो ऐसी है कि बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। जैसे पेरीमीटर यदि आपका 3 से डिविजिबल होगा तो इक्विलेटरल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनेंगे। यदि पेरीमीटर आपका 3 से डिविजिबल है तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, क्योंकि आपके पेरीमीटर को इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने के लिए साइड क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। जैसे 12, अगर 12 किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर है तो 3 से डिवाइड होता है तो 4 का बन जाएगा। जैसे 27 है तो ये 3 से डिविजल है तो 9 का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे कि कितना 96 बाई 3 32, तो 32 इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका बन जाएगा। और कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, मैक्सिमम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। बट यदि सपोज किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया, सपोज आपको 80 दिया, तो 80 तो 3 से डिवाइड नहीं होता ना, 80 तो 3 से डिवाइड नहीं होता ना, यानी कि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में सिर्फ तुम्हारा क्या क्वेश्चन रहेगा कि कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे, इक्विलेटर को छुपा लेगा, इक्विलेटर को क्या कर लेगा, छुपा लेगा। कोई डाउट किसी को, क्लियर है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछेगा। अरे कोई डाउट किसी को, चलिए उसके बाद
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा, जैसे जब उसने पूछा कि ट्रायंगल का पेरीमीटर 22 है तो कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे, तो इक्विलेटरल तो बनेगा नहीं, इक्विलेटरल तो बनेगा क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं, तो इंटीजर साइड वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की परिभाषा क्या होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की परिभाषा होती है कि दो साइड इक्वल होनी चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। दो साइड इक्वल हो, मिनिमम दो साइड इक्वल हो, या फिर तीनों साइड इक्वल हो, एक ही बात है। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल भी एक टाइप का आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। यानी कि चाहे तो आपसे आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछे, चाहे वो आपसे आइसोसेलेस प्लस इक्विलेटर पूछे, आंसर आपका यही है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। क्लियर है कि नहीं? चाहे तो आप भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो भी एक टाइप का क्या होता है, आइसोसेलेस होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो चाहे तो आपसे आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछे, चाहे आइसोसेलेस प्लस इक्विलेटरल पूछे, तो आपका आंसर सेम ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यदि नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल पॉसिबल इवन के लिए p स्क्वायर बाय 48 और स्केलेन ट्रायंगल p माइनस 6 स्क्वायर बाय 48, तो ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है, ये स्केलेन ट्रायंगल है। यदि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल में से स्केलेन ट्रायंगल माइनस कर दूंगा, तो जो ट्रायंगल बचेंगे वो या तो स्केलेन होंगे या फिर इक्विलेटरल होंगे, या तो स्केलेन होंगे या फिर क्या होंगे आपके, इक्विलेटरल होंगे। जितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे या तो वो स्केलेन बचेंगे, इक्विलेटर बचेंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल p इवन के लिए p स्क्वायर बाय 48 और टोटल नंबर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल p इवन के लिए p माइनस 6 स्क्वायर बाय 48। यानी कि मैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल में से यदि स्केलेन ट्रायंगल माइनस कर दूं, यानी कि p स्क्वायर बाय 48 में से मैं माइनस कर दूं p माइनस 6 का स्क्वायर बाय 48, तो ये क्या बचेंगे, ये आपके बचेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसी तरीके से यदि मैं p प्लस 3 का स्क्वायर बाय 48 में से ये p माइनस 3 का स्क्वायर बाय 48 ये माइनस कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, तो क्या बचेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हेन p की वैल्यू क्या होगी, तुम्हारी ऑड होगी। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? लेकिन अगर उसने पूछा ओनली आइसोसेलेस, ओनली आइसोसेलेस का मतलब केवल समद्विबाहु त्रिभुज, तो आप क्या कर दोगे, इसमें से -1 कर दोगे यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो, क्योंकि ये क्या आएगा आपका आंसर, आइसोसेलेस प्लस इक्विलेटरल बोथ आएगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें से -1 और करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है तो आइसोसेलेस प्लस इक्विलेटरल मिला के ये आंसर आया है ना। तो उसमें आइसोसेलेस प्लस इक्विलेटरल में से यदि आपसे ओनली आइसोसेलेस पूछे, केवल समद्विबाहु त्रिभुज, तो आपको -1 और करना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा उसमें। जैसे कि एक ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, 24। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है तुम्हारा, 24 है। तो आप उसमें निकालेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, फिर निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल में से स्केलेन ट्रायंगल को माइनस करोगे तो क्या बचा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल बचे। आपसे पूछा कि कितने ओनली आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे, तो आइसोसेलेस प्लस इक्विलेटर, सपोज ये आ गया आपका x आ गया, तो आपसे ओनली आइसोसेलेस पूछा है, तो चूंकि पेरीमीटर 24 है तो 8 साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें से एक माइनस और कर दो, तो जो ट्रायंगल बचेंगे अब सारे के सारे वो कैसे बचेंगे, आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। कैसे होंगे, आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी कि फॉर फिक्स्ड गिवन पेरीमीटर p, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या है, p स्क्वायर बाय 48, टोटल नंबर ऑफ कब, जब p की वैल्यू इवन हो, टोटल नंबर ट्रायंगल p प्लस 3 स्क्वायर बाय 48 जब p की वैल्यू ऑड हो, टोटल नंबर ऑफ स्केलर ट्रायंगल p माइनस 6 स्क्वायर बाय 48 जब p की वैल्यू इवन हो, टोटल नंबर ऑफ स्केलर ट्रायंगल p माइनस 3 स्क्वायर बाय 48 जब p की वैल्यू ऑड हो। और आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल हर केस में आपको नहीं मिलेगा, केवल उसी केस में मिलेगा जिस केस में आपका पेरीमीटर 3 का मल्टीपल हो, 3 का मल्टीपल, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो इसको आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी बुद्धि लगाइए। आपको आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल में से माइनस कर देंगे आप स्केलेन ट्रायंगल को, तो जो बचेंगे वो आपका आइसोसेलेस प्लस इक्विलेटरल बचेंगे। इक्विलेटरल बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो सारे के सारे क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्लियर है? विदाउट और इवन निकालने के लिए दिस माइनस दिस, और निकालने के लिए p प्लस 3 का स्क्वायर बटे 48 माइनस p माइनस 3 का स्क्वायर बटे 48। कोई डाउट इसमें किसी को? सबको बात समझ? इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब जो है मैं आपको इसमें सारे कंसेप्ट बता दिए, लेंथ से रिलेटेड, पेरीमीटर से रिलेटेड, ठीक है, और साइड के स्क्वायर से रिलेटेड, एंगल्स से रिलेटेड। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 60-70 के आसपास सवाल है, उनको बड़े ध्यान से देखेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, अब यहां से शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसेप्ट में सारे आपको एक साथ लिखवा चुका हूं, आपने समझ लिए होंगे, पहले इनको रिवाइज कर लो, एक दो बार लिख के देख लो। ठीक है, डीप में है सारी चीज, मैंने एक साथ अरेंज्ड वे में आपको बता दी है। चलिए आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और यहां से आने वाला है आपको मजा बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इन ए ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी में दिया है आपको एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 145 डिग्री एंड ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। सो आपसे 4 ऑप्शन दिए, पूछा इनमें से कौन सी बात सत्य है। तो अगर मैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 145 डिग्री देखूं, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 145 डिग्री, ठीक है, तो यहां से मैं देख सकता हूं साफ साफ कि एंगल सी कितना आ जाएगा तुम्हारा, एंगल सी आ जाएगा तुम्हारा 35 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी यहां से 35 डिग्री, क्योंकि पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया 145, तो ये एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 180 माइनस 145 डिग्री। तो एंगल सी आ गया तुम्हारा 35 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी 35 180 माइनस 35 यानी कि 145 डिग्री। सो एंगल बी की वैल्यू आ गई तुम्हारी 145 बटा 2 यानी कि 72.5। एंगल बी यदि 72.5 है तो एंगल ए भी 72.5 डिग्री होगा। एंगल बी और एंगल ए दोनों क्या आ गए आपस में इक्वल आ गए। क्लियर है कि नहीं? यानी कि अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ट्राइंगल ए बी सी इस तरीके से बनेगा, किसमें तुम्हारा एंगल ए, इसको इधर बनाते हैं ना, ए को ए बी सी इस तरीके से बनेगा। इसमें एंगल सी तो है तुम्हारा 35 डिग्री और एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है
और 72.5 और 72.5 है, 72.5 इक्वल है। क्लियर ना? अगर एंगल बी एंगल सी बराबर है तो उनकी अपोजिट साइड यानी कि ए बी और ए सी भी बराबर होगी, यानी कि आंसर क्या आएगा तुम्हारा इसका फर्स्ट ऑप्शन, ए बी बराबर ए सी। क्लियर है? ठीक है, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ये बिल्कुल भी नहीं, ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ये भी आपका बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर है? ओके, नाउ जो उसका इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी ट्रू है, इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी ट्रू है। देखो ए बी बराबर ए सी तो होगा, यानी कि आपका ए बी सॉरी ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है, आपका जो आएगा आंसर एसी और बीसी इक्वल आएगा, एसी बराबर बीसी आएगा, साइड एसी जो है साइड बीसी के इक्वल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, एसी इज ग्रेटर देन एबी, एसी इज ग्रेटर देन एबी। देखिए मैंने क्या बोला, त्रिभुज में बड़ी कोण के सामने का भुजा का कोण क्या होता है? बड़ा होता है। बड़े कोण के सामने भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। तो 72.5 डिग्री के सामने है एसी और 35 डिग्री के सामने एबी, तो बड़ा कोण 72.5 डिग्री के सामने क्या है? एसी, एसी बड़ा होना चाहिए आपका 35 डिग्री के सामने क्या? एबी, एसी आपका बड़ा होना चाहिए एबी से, ये आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, एसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एबी, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? अब बताइए, इसमें आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इजी है ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी दे रखा है ट्रायंगल में। तो इस तरीके से आपको त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज एबीसी, डायग्राम है आपकी शीट में देख सकते हैं, ए बी सी। अब ये तो साइड स्मॉल हो गई, ये साइड आपकी स्मॉल बी होगी, ये साइड आपकी स्मॉल सी होगी, ठीक है। और ये एंगल ए कितना दिया आपको? 60 डिग्री। एंगल ए कितना दिया है आपको? 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन दे रखे इसमें, ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी और बी इज ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए। ये चारों आपके ऑप्शन है। अगर ध्यान से देखो तो एंगल बी जो है ग्रेटर है तुम्हारा किससे? एंगल सी से। एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, ये दिया एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल ए दिया 60 डिग्री, यदि एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री दी है तो एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम बचा वो कितना बचा? 120 डिग्री बचा। एंगल बी और एंगल सी का सम 120 डिग्री बचा, और एंगल बी जो है तुम्हारा बड़ा है एंगल सी से। 120 डिग्री का हाफ कितना होता है? 60 डिग्री, यानी कि एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। भाई तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी 120 डिग्री है, यदि मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो 60 डिग्री 120 डिग्री बनता है। लेकिन एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री से बड़ी होगी और एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री से छोटी होगी, और सम तुम्हारे 120 डिग्री होगा। तो ये पॉसिबल है कि नहीं? एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री से बड़ी और एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री से छोटी होगी हमेशा, क्योंकि सम जो है तुम्हारे 120 डिग्री है। तो ये एक केस पॉसिबल है, ये वाला लेते कि एंगल बी तुम्हारा 61 डिग्री होगा, एंगल सी तुम्हारा क्या होगा? 59 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल बी जो होगा वो हमेशा 60 डिग्री से बड़ा और एंगल सी 60 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तभी तो सम तुम्हारे 120 डिग्री आ पाएगा, क्योंकि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। भाई इक्वल करोगे 60 60 120 बनेगा, बट बी को बड़ा करना तो बी 60 से बड़ा जाएगा और सी ऑटोमेटिकली 60 से छोटा जाएगा। तो अगर ये ट्रायंगल देखूं मैं तो 61 डिग्री सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े एंगल के सामने की साइड यानी कि बी सबसे बड़ी, उससे छोटा एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने की साइड ए, ये उससे छोटी, सबसे छोटा एंगल सी है 59 डिग्री, तो उसके सामने की साइड सबसे छोटी यानी कि सबसे छोटी साइड सी। तो ये आपका करेक्ट रिलेशन आएगा, बी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नाउ अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको बड़े ध्यान से देखना है, प्यार के साथ। और इसमें ये जितने भी क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सब में वही बात लगनी है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। बट ये बात कहने में तो इजी लगती है, बट जब इसको अप्लाई करना की बात आती है तो वहां पे आपको दिक्कत होती है। मुझे आपका एप्लीकेशन भी सिखाना है, कंसेप्ट भी सिखाना है। देखेंगे विच साइड इज लार्जेस्ट, तो आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, एक आपको चतुर्भुज दिया है, इस तरीके से आपको दिया है एक चतुर्भुज इस तरीके से। क्लियर है ना? ये है आपका पी क्यू और ये हो गया आपका आर और ये हो गया आपका एस, पी क्यू आर एस। और यहां से हमने पी से आर को हमने इस तरीके से मिलाया है, पी से आर, और पी से आर को मिलाने के बाद ये एंगल हुआ भाई आपका 38 डिग्री, ये एंगल बना है आपका नीचे 59 डिग्री, ये एंगल बना है आपका 61 डिग्री, और ये एंगल बना है भाई आपका ये 72 डिग्री, ये एंगल बना है आपका 70 नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला एंगल बना है आपका 72 डिग्री, 72। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके, सबको बात समझ ना? ये एंगल बना आपका 30 डिग्री, 61 डिग्री, ये 59 डिग्री, 72 डिग्री। पूछा इसमें लार्जेस्ट साइड क्या है, तो लार्जेस्ट साइड जो है ऑप्शन दे रखे हैं आपको पी आर, पी क्यू, पी एस और आर क्यू, ये चार आपको ऑप्शन देखने। तो लार्जेस्ट साइड जो इन जो ऑप्शन में लार्जेस्ट दे रखे हैं, इनमें से आपको लार्जेस्ट बतानी है। जो आपको चारों दे रखे हैं ना क्वेश्चन में, इन चारों में से ऑप्शन में से आपको लार्जेस्ट बतानी है। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी लार्जेस्ट बता दोगे, इसमें काफी सारी साइड दे दी, इन चारों में से आपको लार्जेस्ट साइड बतानी कि कौन सी लार्जेस्ट है, कौन सी भुजा सबसे बड़ी है इनमें से, ठीक है ना? तो अगर ध्यान से देखो वही कंसेप्ट लगाना कि बड़े कोण के सामने भुजा बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने भुजा सबसे छोटी। तो कुछ लोग कह देंगे देख के कि यहाँ पे तो कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, कि आपका डायगोनल है पी आर देखने में बड़ा लग रहा है तो सबसे बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये डायग्राम जो है स्केल से नहीं खींचा गया है,
अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यदि मैं पहले ट्रायंगल पीएसआर की बात करूं, त्रिभुज पीएसआर, ट्रायंगल पीएसआर में ये एंगल 38 डिग्री है, ये एंगल 61 डिग्री, तो सम कितना हो गया 8 99 डिग्री, 91 डिग्री, सॉरी 99, तो 99 डिग्री, तो ये एंगल कितने का बचा, ये एंगल बचा आपका 81 डिग्री का, ये एंगल कितना बचा आपका 81 डिग्री का, 38 61 81 डिग्री। अब यदि ट्रायंगल पीआरएस की बात करो तो 38 61 81, तो 81 डिग्री एंगल सबसे बड़ा है, तो उसके सामने की साइड भी सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट होगी, यानी कि ट्रायंगल पीएसआर में पीएस और एसआर दोनों से ही बड़ी साइड क्या है, ये तुम्हारा डायगोनल है पीआर, तो पीआर तुम्हारी सबसे बड़ी साइड है, ठीक है ना, पीआर, तो पीआर तुम्हारी बड़ी सबसे बड़ी साइड है अभी तक, तो यहां तक, ठीक है ना, तो हमको बाकी काम की चीज नहीं वो हमने हटा दी, तो पीआर सबसे बड़ी साइड है। बट लेकिन मैं ट्रायंगल पीआरक्यू में देखूं, त्रिभुज पीआरक्यू में ये 59 डिग्री का एंगल है, 72 डिग्री का एंगल है, तो कितना हो गया 9 2 11 और 7 1 8 5 131 डिग्री, 131 131 डिग्री, तो ये एंगल कितने का बचा, ये एंगल बचा तुम्हारा 49 डिग्री का, ये वाला एंगल कितने का बचा 49 डिग्री का, दिस एंगल इज 49 डिग्री, दिस एंगल इज 49 डिग्री। अगर इस एंगल में देखो तो ये एंगल 49 है, ये एंगल 59 है, ये एंगल 72 डिग्री है, तो अगर ध्यान से देखो तो यहां पे सबसे छोटा एंगल था 49 डिग्री, तो ये वाली जो साइड है 49 डिग्री, ये तो सबसे छोटी होगी इस एंगल में, हद हो गई, सबसे छोटी साइड क्या पीआर, सब इस एंगल में लार्जेस्ट एंगल कौन सा 72 डिग्री, तो 72 डिग्री के सामने ही लार्जेस्ट साइड यानी कि इस एंगल की जो लार्जेस्ट साइड है वो क्या है तुम्हारी पी क्यू है, यानी कि इन चार ऑप्शन में ना तो पीएस बड़ी है ना आर क्यू बड़ी है, क्योंकि आर क्यू से तो बड़ा ही तुम्हारा पी क्यू, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है तुम्हारा पी क्यू। क्लियर है, गुड आउट, तो लार्जेस्ट साइड क्या है इस एंगल की आपकी पी क्यू, आपकी लार्जेस्ट साइड है, कोई दिक्कत इसमें किसी को ना, कि आपका पीआर। क्लियर, तो इन चारों साइडों में जो आपकी लार्जेस्ट साइड थी वो क्या थी आपकी पी क्यू थी, कोई दिक्कत किसी को, ध्यान से देखना, समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताना चाहूंगा, कंसेप्ट को ध्यान से सुनेंगे। कंसेप्ट ये कि क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, तो चतुर्भुज में दो डायगोनल होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं और 2 डायगोनल होते हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और 2 डायगोनल होते हैं, तो 2 डायगोनल में ही सबसे आपकी लार्जेस्ट साइड छुपी होती है, यानी कि जो चतुर्भुज की जो सबसे, चतुर्भुज में टोटल 4 साइड्स होगी, 2 डायगोनल होंगे, तो जो सबसे लार्जेस्ट जो लेंथ आएगी वो डायगोनल में से कोई एक होगा, डायगोनल में से कोई एक होगा हमेशा। क्लियर है कि नहीं, यानी कि अगर मैं कोई भी क्वाड्रिलेटर बना दूं, मैं कोई भी क्वाड्रिलेटर मैंने इस तरीके से बना दिया आपका, तो यहां पे इस तरीके से बना, तो या जो सबसे लार्जेस्ट 6 साइड होगी ना, पूरी 6 लेंथ होगी, इनमें जो लार्जेस्ट साइड होगी वो हमेशा डायगोनल में से कोई एक आएगी हमेशा, ठीक है ना। बट ये जरूरी नहीं है कि कौन सा हो, आपके क्वाड्रिलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। अब सपोज मैं आपके सामने एक ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाऊं, ऐसा क्वाड्रिलेटर बनाऊं जैसे ये है, ध्यान से देखना, बढ़िया से बनाते हैं, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर, एक ऐसा चतुर्भुज बनाया मैंने, ये बन गया, क्लियर है कि नहीं, और ये लाइक दैट, ये वाला ये बन गया, विदाउट इसमें ये बना दिया मैंने पी क्यू आर एस, इसमें ये एंगल भी ऑब्ट्यूस एंगल है और ये एंगल भी ऑब्ट्यूस एंगल है, इसको और पिचका देता हूं मैं और मजेदार बनाता हूं, ध्यान से देखो, ये वाला बना दिया मैंने, ठीक है, ये एंगल भी ऑब्ट्यूस एंगल है और ये एंगल भी ऑब्ट्यूस एंगल है, दोनों क्या है ये इसमें पी क्यू आर एस, दोनों एंगल क्यू और एंगल एस ऑब्ट्यूस एंगल है, ठीक है ना। और इसमें ये देखो, ये तुम्हारा क्यू एस हो गया और ये तुम्हारा पी आर हो गया, तो ऑब्ट्यूस एंगल के सामने यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, ऑब्ट्यूस एंगल के सामने डायगोनल तुम्हारा पीआर है, ऑब्ट्यूस एंगल के सामने तुम्हारा डायगोनल क्यूआर है, तो ऑब्वियसली जो तुम्हारा डायगोनल पीआर है वो त्रिभुज की चारों साइड से तो बड़ा ही हो गया, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ऑब्ट्यूस एंगल के सामने साइड सबसे बड़ी होती है, तो पीक्यू से बड़ा पीआर, क्यूआर से बड़ा पीआर, पीएस से बड़ा पीआर, एसआर से बड़ा पीआर, और ये जो डायगोनल है ये तो सबसे ही छोटा हो गया, ये तो इवन तुम्हारा पीक्यू से भी छोटा है, ये तो इवन तुम्हारा पीएस से भी छोटा है। अगर मैं तुम्हारे डायग्राम को इस तरीके से बना दूं, इस तरीके से बना दूं, बन सकता है कि नहीं, ये बन गया, तो देखो ये डायगोनल तो तुम्हारा त्रिभुज की चारों भुजाओं से ही छोटा हो गया, तो मेरे कहने का मतलब है कि क्वाड्रिलेटर में जो डायगोनल है वो ऐसा डायगोनल भी पॉसिबल है जो त्रिभुज की चारों भुजाओं से भी छोटा हो, बट जो लार्जेस्ट साइड जो मिलेगी आपको इस क्वाड्रिलेटर में वो हमेशा आपको एक डायगोनल मिलेगा। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला डायगोनल क्या है आपका सबसे बड़ा है 6 की 6 लेंथ में, कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक है, मतलब ऐसा भी डायगोनल हो सकता है कि वो त्रिभुज की चारों भुजाओं से ही छोटा हो, लेकिन ऐसा डायगोनल भी होगा, डायगोनल ही वो लेंथ होगी हमेशा दोनों डायगोनल में से एक, जो क्या होगा आपकी सारी की सारी 6 लेंथ में क्या होगा सबसे ग्रेटर होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए हमेशा चाहे वो कैसा भी क्वाड्रिलेटर हो, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट साइड जो मिलेगी 6 लेंथ में, 2 साइड प्लस 2 डायगोनल, 4 साइड प्लस 2 डायगोनल इंक्लूड करके वो डायगोनल में से कोई एक होगी, ठीक है भाई। चलिए जैसे कि अब मैं ये क्वाड्रिलेटर बनाऊं ABCD, सो दिस इज, ये आपका चतुर्भुज है, इस तरीके से आपका चतुर्भुज हो गया, ये है आपका A B, ये C और ये D, ABCD आपका है क्वाड्रिलेटर, और इसमें इस तरीके से मिलाया गया है इसको, क्लियर है कि नहीं, इस तरीके से मिला गया, ये एंगल है आपका 35 डिग्री का, ये एंगल है आपका 48 डिग्री का, ये एंगल है आपका 28 डिग्री का, ये एंगल है आपका 39 डिग्री का। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो लार्जेस्ट साइड होगी वो आपके डायगोनल पे कहीं मिलेगी, या तो डायगोनल में से कोई एक लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट होगा, तो साइड को तो चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो, ये एंगल 35 डिग्री का है, ये एंगल 28 डिग्री का है, तो ऑब्वियसली एंगल तुम्हारा 35 प्लस 28 कितना हो गया, 3 4 6 170 डिग्री, कितना हो गया एंगल 170 डिग्री, 117 डिग्री। ये 48 डिग्री का है, 39 डिग्री का, 9 8 17 और 3 4 4 8 87, तो कितने का आ गया, ये एंगल आ गया आपका 93 डिग्री का, ये एंगल कितने का आ गया आपका 93 डिग्री का। अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है, और ये जो डायग्राम है ये स्केल से नहीं खींचा गया है, एक्चुअली में ये जो डायग्राम होगा, ये जो क्वाड्रिलेटर होगा, ये आपका इस तरीके से होगा,
कि दोनों एंगल क्या है, ऑब्टूस एंगल है। आपका जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो इस तरीके से होगा, और जो इसमें ये भी ऑब्टूस एंगल है, ये भी ऑब्टूस एंगल है। तो यानी कि अगर मैं इस तरीके से डायगोनल मिलाऊं तो ये जो डायगोनल मैंने मिलाया यहां पे, ये ए डी सी बी, ये जो डायगोनल है तुम्हारा ए सी, ये जो डायगोनल है एसी, ये एडी से भी बड़ा है, ये डीसी से भी बड़ा है। ट्रायंगल एडीसी में, ट्रायंगल एबीसी में देखो तो ये तुम्हारा एबी से भी बड़ा है, बीसी से भी बड़ा है। तो डायगोनल तुम्हारा चारों से बड़ा है। और अगर मैं एट ए टाइम देखूं तो ये जो डीबी जो डायगोनल है ये तो तुम्हारा सबसे छोटा है, ये तो सबसे छोटा है। यानी कि जो सबसे जो लार्जेस्ट जो साइड होगी इसमें वो क्या होगा तुम्हारा, ये एसी जाएगा, ये वाला डायगोनल, क्योंकि दोनों एंगल क्या है तुम्हारे ऑब्ट्यूस एंगल है। कोई दिक्कत किसी को? तो आंसर क्या है इसका तुम्हारा एसी, ठीक है ना। तो त्रिभुज में देखो वही है, और कितना अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज में बड़े कोण के सामने भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने भुजा क्या होती है, सबसे छोटी होती है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आसान है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल की जो लेंथ निकल के आती है, जो साइड्स की जो लेंथ निकल के आती है उनमें क्या रिलेशन होता है। चलिए लाइक क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। The sides of a triangle are 6 cm, 9 cm and x cm. The maximum integral value of x. एक ट्राइंगल की साइड दे रखी है, एक साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तीसरी साइड दे रखी है x सेंटीमीटर। तो क्या पूछे? इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, x की मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या है, x की मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या पॉसिबल है, ये पूछा आपसे। तो मैंने आपको बताया ट्राइंगल इनइक्वालिटी में त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। हमेशा लेंथ की बात आएगी तो सिंपल सी यही बात लाएंगे। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो x की जो वैल्यू है अन्य दो साइड्स के डिफरेंस से तो बड़ी होनी चाहिए, और अदर टू साइड्स के सम से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। यानी कि जो x की जो रेंज जाएगी तुम्हारी 9 - 6 3 और 9 + 6 यानी कि कितना 15। x की जो वैल्यू होगी, देखो इक्वल का साइन है, x की जो वैल्यू होनी चाहिए 3 से तो बड़ी होनी चाहिए, 3 से तो बड़ी होनी चाहिए पर 15 से छोटी होनी चाहिए। 3 से बड़ी होनी चाहिए पर 15 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो x की जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी, ये तो x की रेंज आएगी, x की जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी देखो 3 से बड़ी यानी कि कितना 4, x की 4 5 6 7 कहां तक जाएंगी, और 15 से छोटा। x के लिए 3 से बड़ा इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो 3 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है तुम्हारा 4 होता है। x के लिए 15 से छोटी होनी चाहिए और आपको इंटीजर वैल्यू लेनी है x की, तो 15 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है 14। तो ये सब जो होंगी x की पॉसिबल वैल्यू होंगी 4 से लेके 14 तक। बट आपसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x पूछा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x ऑफ क्या होगी तुम्हारी 14 होगी। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 14 होगी। बट लेकिन आपसे पूछा होता कि x की मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी, कि ये बताइए x की मिनिमम इंटीजर वैल्यू क्या है, तो आंसर क्या आएगा आपका 4, क्योंकि x की जो मिनिमम इंटीजर वैल्यू आएगी वो 4 आएगी, और x की मैक्सिमम इंटीजर जो वैल्यू आएगी तुम्हारी 14 आएगी, और जो x की जो रेंज आएगी वो आपकी ये आएगी, ये लिखी हुई है 3 से बड़े 15 से छोटी। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए नाउ अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 8 b एंड 14 देन इनमें से कौन सा ट्रू है। यदि किसी ट्राइंगल की साइड दी है आपको 8 b और 14, तो इसमें से कौन सा ट्रू है, चार ऑप्शन में। तो b की रेंज पूछिए, हमने आपको समझाया कि b की रेंज कैसे निकालोगे। b की जो वैल्यू अदर टू साइड के डिफरेंस से तो बड़ी होगी और अदर टू साइड के सम से क्या होगी, छोटी होगी। 14 - 8 का होता है 6 से बड़ा होगा और तुम्हारा 22 से छोटा होगा। तो ये क्या आ जाएगी आपकी b की रेंज आ जाएगी 6 से लेके 22 तक। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, टेकिंग एनी 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट आउट ऑफ द सेगमेंट ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। तो लेंथ दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, ये चार लेंथ आपको दे रखी है। तो पूछा है इन चारों सेगमेंट में से कोई 3 सेगमेंट लेके कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल पॉसिबल हैं, ठीक है ना। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर लंबाई वाले खंडों में से किन्हीं 3 रेखाखंडों को लेके एक साथ कंसीडर करके कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पेपर में आ चुका है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, आपको सबसे आसान और सबसे इजी अप्रोच बताऊंगा। कैसे करोगे? सबसे बड़ी साइड को कंसीडर कीजिए आप। सबसे बड़ी साइड क्या है तुम्हारी 7 है। सबसे बड़ी साइड को कंसीडर कीजिए। सबसे बड़ी साइड क्या है 7। तो 7 के साथ हम कॉम्बिनेशन ले सकते हैं 6 का 4 का, तो 7 6 4 का एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट साइड हम 7 ही लेंगे, तो 7 के साथ 6 4 का बना चुके हैं। 7 के साथ हम 6 और फिर हम क्या बनाएंगे 3 का बना लेते हैं 7 6 और 3। क्लियर? कोई डाउट? तो 7 के साथ 6 7 और 6 के साथ जितने पॉसिबल थे हमने बना लिए। अब 7 के साथ कर लेते हैं हम 4 लेते हैं और 4 और 3 का बनाते हैं कि 7 4 और 3 ये पॉसिबल बनेगा। 7 के बाद हम लेते हैं कितना 6, क्या लेते हैं हम 6, ठीक है ना, और 6 4 और 3 6 4 और 3 ये एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। इसके अलावा तो कोई ट्रायंगल बनेगा नहीं, इन चार में से 3 को एक साथ कंसीडर करके। क्लियर है कि नहीं? 7 6 4 7 6 3 और 7 4 3 और दूसरा तुम्हारा 6 4 3, इस टाइप से तुम्हारे बनेंगे। अब मुझे बस ये चेक करना है कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है कितने नहीं। तो यदि मैं पहला वाला केस लेता हूं तो पहला वाला केस ये, तो मैंने क्या बोला, कोई भी एक साइड को पकड़ लो, अंदर टू साइड का सम उससे बड़ा होना चाहिए और डिफरेंस उससे छोटा होना चाहिए। तो यदि मैं 7 को पकड़ लूं, अदर टू साइड का सम कितना है 10, 7 से बड़ा है, अदर टू साइड का डिफरेंस कितना है 2, 7 से छोटा है, तो ट्रायंगल पॉसिबल है। क्लियर? अगर मैं लूं 7 6 3, तो 7 को पकड़ लीजिए,
अदर टू साइड का सम कितना है? 6 प्लस 3 9, 7 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 6 और 3 का डिफरेंस कितना है? 3, 7 से छोटा है, ट्राइंगल पॉसिबल है। यदि मैं लूं ये वाला केस तो 7 को पकड़ लो, अदर टू साइड का सम कितना है? 7, 7 जो है 7 के बराबर आ गया, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अगर मैं तीसरा केस लूं 6, 4 और 3, तो 6 को पकड़ लीजिए, 4 प्लस 3 7, 7 से बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 और 3 का डिफरेंस 1, 6 से छोटा है, ट्राइंगल पॉसिबल है। 1 2 3 टोटल कितने ट्राइंगल पॉसिबल है? 3 ट्राइंगल पॉसिबल है। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? तो आंसर क्या है इसका? 3। सबको बात समझ में आई? आसान था। चलिए अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यस, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको उसको करने का डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, इजी क्वेश्चन है। द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 876 सेंटीमीटर एंड 678 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की दो साइड्स आपको देखनी, 876 और 678, एंड थर्ड साइड इज एन इंटीजर। और ट्राइंगल की थर्ड साइड आपको नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, लेकिन ये पता है कि एक्स क्या है तुम्हारा? एक इंटीजर है। ट्राइंगल की तीसरी भुजा क्या है? एक इंटीजर। देन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्राइंगल पॉसिबल। तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं, कितने डिफरेंट ट्राइंगल पॉसिबल हैं? या फिर ये भी पूछ सकता है कि एक्स की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है ना? ओके, तो ट्राइंगल की दो साइड देखिए, 876 678, और ट्राइंगल की तीसरी भुजा नहीं पता आपको, लेकिन ये पता है कि इंटीजर है। तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल है आपसे पूछा है। पहली बात तो है कि जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उसमें 876 678 876 678 876 678 ये तो आने ही आना है, और थर्ड साइड की वैल्यू आपकी अलग अलग होगी। तो जितनी वैल्यू आपके थर्ड साइड की पॉसिबल है उतने ही ट्राइंगल बनेंगे। जितनी वैल्यू आपकी थर्ड साइड की पॉसिबल है, क्योंकि 876 678 तो आने ही आना है, तो जितनी वैल्यू आपकी थर्ड साइड की पॉसिबल है उतने ही नंबर ऑफ ट्राइंगल बनेंगे। तो मुझे निकालना है कितनी थर्ड साइड की पॉसिबल वैल्यू है, ये आपका क्वेश्चन है। और वो कैसे निकालोगे मैंने अभी बताया। दो भुजाओं का योग क्या होता है? हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो x की जो रेंज होनी चाहिए, फर्स्ट मेथड में डायरेक्ट तरीका भी बताऊंगा, x की जो रेंज होनी चाहिए वो क्या होगी? 876 माइनस 678 से तो बड़ा होगा, और x की जो वैल्यू होगी वो दो भुजाओं के सम यानी कि 876 प्लस 678 से क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगर आप देखोगे तो कितना है? 16 में से 8 गया, आप एक सेकेंड, 16 में से 8 गया, कितना हो गया आपका? 8, और 16 में से 7 गया 9, 198 से बड़ा होगा x, और 6 8 14 का 4, 7 1 8 7 15 का 5, 8 1 9, और 9 और 6 15, 1554। क्लियर है? ठीक है? कोई डाउट इसमें? 6 14 का 4, 7 1 8 7 15 का 5, 8 1 9, 9 और 6 15, 1554। तो x की जो रेंज आ गई वो 198 से लेके कहां तक आ गई? 1554 तक। ठीक है ना? x की वैल्यू 198 से तो बड़ी होनी चाहिए, पर 1554 से छोटी होनी चाहिए, और x की वैल्यू क्या है? इंटीजर है। तो x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? x की वैल्यू 198 से बड़ी होनी चाहिए, तो 198 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या होता है? 199, यानी कि x की जो वैल्यू आएगी 199 मिनिमम होगी, उसके बाद 200, इस तरीके से तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और कहां तक x की जो वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, बट 1554 से छोटी, तो 1554 से जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी? 1553 आएगी, 1553। तो ये आएगी तुम्हारी x की रेंज 1999 से लेके 1553 तक, 199 से लेके 1553 तक। तो मुझे ये काउंट करना है कि ये कितनी वैल्यू पॉसिबल है x की। जितनी x की पॉसिबल वैल्यू उतनी ही आपके ट्राइंगल पॉसिबल हैं। क्लियर है? कोई डाउट? तो मुझे x के लिए निकालनी है। तो इसका निकालने का तरीका कि यहाँ पे AP का फॉर्मूला लगाओगे, ये सब पढ़ोगे, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना आपको। देखो सिंपल सी बात देखिए, जैसे नंबर लिखे आपके सपोज 11 12 13 14 15, एकदम कंटिन्यूसली नंबर, तो गिनती तो है, तो मुझे पता लगाना है कितनी संख्या है। तो ये तो मैं गिन सकता हूं 1 2 3 4 5, पर इजीली यदि बड़े स्केल पे हो जाए तो कैसे बताओगे? लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को घटाओ, 15 माइनस 11 क्या आता है तुम्हारा? कितना आता है? 15 माइनस 11 कितना आता है तुम्हारा? 4 आता है, और 4 में एक आप ऐड करके लिख दीजिए, तो कितने हैं वैल्यू? 1 2 3 4 5, टोटल 5 संख्या है। टोटल कितनी संख्या है? 5 संख्या है। मतलब लार्जेस्ट संख्या में से स्मॉलेस्ट को घटाइए और प्लस 1 करके लिख दीजिए, उतनी ही आपकी वैल्यूज पॉसिबल है, उतनी आपकी संख्या है। तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, या कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पॉसिबल है? तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पॉसिबल कितना हो जाएगा? लार्जेस्ट 1553 में से क्या घटाओ? 199 को घटाओ और क्या कर दो? प्लस 1 कर दो। कोई डाउट इसी को? 13 में से 9 गया 4, और 14 में से 9 गया आपका कितना? 13 में से 9 गया 4, ये बचेगा आपका 14 में से 9 गया कितना आ गया आपका? 6, 14 में से 9 गया, सॉरी, कितना आ गया आपका? 5। ठीक है, और ये 5 में से, ये 4 में से गया 3, 1354 प्लस 1, यानी कि क्या आएगा आंसर आपका? 1355। कितना आएगा? 1355। क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 1355। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 1355, दिस माइनस दिस प्लस 1 करेंगे 1355। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल निकाल सकते हो। आप x की पॉसिबल वैल्यू पूछी जाए तो भी आंसर कितना होगा तुम्हारा? 1355 ही होगा। ठीक है, बट इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ सकती है यदि आपसे कुछ डीप में चीजें पूछी हैं। अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए, अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं या फिर थर्ड साइड की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल बराबर नंबर ऑफ थर्ड साइड कितनी पॉसिबल है। नंबर ऑफ थर्ड साइड एक ही बात होती है, आपको सिर्फ दो साइड दी हुई होंगी ट्रायंगल की, आपको सिर्फ दो साइड दी हुई होंगी ट्रायंगल की। तो 876 दिए, 678 दिए, दोनों ही क्या होंगी? आपकी इंटीजर में होंगी। थर्ड साइड भी आपकी इंटीजर ही दी जाएगी। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल होंगे, थर्ड साइड की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी? तो हमेशा जो आपका आंसर होगा वो होगा 2 इंटू
मिनिमम लेंथ 2 इंटू मिनिमम लेंथ -1, 2 इंटू मिनिमम लेंथ -1, मतलब जो दो लेंथ आपको गिवन है 876 और 678, इसमें से जो छोटी वाली है, इसमें से जो छोटी वाली 678, छोटी वाली क्या है तुम्हारी 678, उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 678 -1 कीजिए, ठीक है ना। 2 16 का 6, 2 7 14, 15 का 5, 2 6 का 12, 1356 -1, क्या है आंसर 1355, और यही आपका आंसर था, 1355 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल। क्लियर है, यानी कि आपको किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर गिवन है, थर्ड साइड आपकी इंटीजर दे रखी हो, तो चाहे कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल पूछे, चाहे कितनी थर्ड साइड की पॉसिबल वाली पूछे, नंबर ऑफ थर्ड साइड पॉसिबल कितना हो जाएगा 2 इंटू मिनिमम लेंथ, ये जो देखो 876 678 में कौन छोटा है, 678 छोटा है ना, 2 इंटू 678 -1, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट आंसर 1355, क्या आ जाएगा कितना 1355। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम यही तो है, कुछ फर्क थोड़ा है उसमें, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल पूछा था, तो उसमें पॉसिबल ऑफ थर्ड लेंथ पूछा है। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 18 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, तो एक ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, एक तो दे रखी है 18 सेंटीमीटर और एक दे रखी है आपको 11 सेंटीमीटर। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड आर पॉसिबल, तो थर्ड साइड की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, जो थर्ड साइड है इसकी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यदि थर्ड साइड एक इंटीजर है, यदि थर्ड साइड एक पूर्णांक संख्या है। सो मैंने अभी आपको बताया नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, आपको दो ही वैल्यू गिवन है ना 18 11, इसमें जो मिनिमम वाला है दैट मींस 11 है, इसको 2 गुणा 11 -1, 11 दूनी 22 -1 यानी कितना है तुम्हारा 21, तो क्या आ जाएगा 21, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है। क्लियर है ना। बट यदि आपको मेथड से करना है तो मेथड से कैसे करोगे, x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो अदर टू साइड के डिफरेंस यानी कि 7 से बड़ी और अदर टू साइड के सम यानी कि 29 से छोटी होनी चाहिए, ये x की रेंज जाएगी, तो x की रेंज ये होगी 7 से लेकर 29 तक। 7 से बड़ी इंटीजर वैल्यू जस्ट क्या होती है 8, 8 9 10 डॉट डॉट, और 22 29 से जस्ट छोटी इंटीजर वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, ये क्या होती है तुम्हारी 28, तो ये पॉसिबल वैल्यू जाएंगे 8 से लेकर 28 तक। ये है कितनी, गिनने का तरीका मैंने आपको बताया, तो मैक्सिमम माइनस ये कर देंगे आपको, 28 में से स्मॉलेस्ट 8 घटाएंगे और +1, 28 - 8 20 + 1 21, तो कितना आएगा आंसर 21। क्लियर है, ये आपका मेथड से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए नेक्स्ट, जैसे एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूं आपको, और उसको क्या करना है आपको देखते हैं उसको कौन कौन करता है, ठीक है। अब एक ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 14 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की दो साइड दे रखी है, तो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो क्या पूछा आपसे, क्या पूछ लें, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल लेंथ ऑफ थर्ड साइड। एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, एक भुजा 14 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की जितनी भी इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है उन सबका सम क्या है। अब इसमें डायरेक्ट आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा, 2 इंटू मिनिमम -1 को आपसे क्या पूछा है, सम पूछा है। व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल लेंथ ऑफ थर्ड साइड की जितनी भी इंटीजर पॉसिबल वैल्यू है उन सबका सम क्या है, ये आपसे पूछा है। इस बार क्या पूछ लिया आपसे, सम पूछ लिया। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है। थर्ड साइड क्या है तुम्हारी x है, थर्ड साइड क्या है आपकी x है। अगर थर्ड साइड आपकी x है तो यहां पे आप थर्ड साइड यदि आपकी x है, x की जो रेंज होगी वो 14 - 25 यानी कि 11 से बड़ी होनी चाहिए, और तुम्हारा 25 + 14 यानी कि 39 से छोटी होनी चाहिए, 39 से छोटी होनी चाहिए। ये आपकी x की रेंज जाएगी 11 से लेके 39 तक, ये आपकी x की रेंज जाएगी। x की जो वैल्यू अदर टू साइड की डिफरेंस 11 से बड़ी और 39 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। x की रेंज यहां पे होगी। क्लियर। तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, इंटीजर में 11 है, 11 से जस्ट बड़ा क्या होता है इंटीजर आपका 12, यानी कि क्या होंगी 12 13 14 15 डॉट डॉट डॉट, और x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 39 से जस्ट 39 से छोटी होनी चाहिए, तो 39 से जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू क्या होती है आपकी 38 होती है। क्या होती है आपकी 38। तो ये x की पॉसिबल वैल्यू होंगी 12 13 14 15 कहां तक 38 तक, और इन सब का क्या पूछा है आपसे, सम पूछा है कि कितने इन सबका सम क्या है, x की जो थर्ड साइड जो है उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है इंटीग्रल पॉसिबल वैल्यू का सम क्या है। तो ये क्या है, आपको बस सम निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे एपी वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, n/2 a + l, n/2 a + l। फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, n/2 a + l, पर मैं बता रहा हूं आपको बेसिक से, n/2 a + l, n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म और l लास्ट टर्म, ठीक है ना। ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, ये नंबर ऑफ टर्म्स है 38 - 12 + 1 यानी कि 26 + 1 यानी कि 27। कितने टर्म है ये, 27 टर्म्स है टोटल, 12 13 14 38 तक कितने टर्म्स है टोटल, 27 टर्म्स है, ठीक है। तो आपको निकालना है इनका सम, तो इनका सम क्या होगा आपका, इनका सम होगा 27/2 n/2 a + l 12 + 38, n/2 a + l यानी कि 27/2 12 + 38 कितना हो गया 50 × 50, 2 से 50 25 बार जाएगा, 27 × 25 क्या जाएगा तुम्हारा 675 675। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 675। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आपका 675, 27 × 25 क्या आ जाएगा आंसर आपका 675 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए अब इसी क्वेश्चन में यदि मैं थोड़ा सा चेंज करके यदि ये पूछ लूं, व्हाट विल बी द सम ऑफ all triangle possible, what will be the sum of all triangle possible with
integer perimeter. What will be the sum of perimeters? What will be the sum of perimeters of all triangle possible with integer perimeter? अगर मैं ये क्वेश्चन करूं तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 14 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर. एक ट्राइंगल की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, और थर्ड साइड की वैल्यू आपको पता नहीं है, x सेंटीमीटर है. तो 14 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, थर्ड साइड की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, यानी कि बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते हैं. ये ट्राइंगल 14 25, थर्ड साइड की तो बहुत सारी पॉसिबल वैल्यू होती है. 14 25 ये कुछ भी हो सकता है. 14 25 यानी कि 14 25 तो आना ही आना. तो इस तरीके से आपके जितने भी ट्राइंगल बनेंगे उन सबके पेरीमीटर का सम क्या है ये आपसे पूछा है. उन सबके पेरीमीटर का सम क्या है ये आपसे पूछा है. जितने भी ट्राइंगल पॉसिबल हैं वो भी इंटीजर पेरीमीटर वाले, उन सबका सम क्या है. यदि उनका पेरीमीटर इंटीजर है और 14 और 25 आपस में इंटीजर है तो थर्ड साइड भी आपकी इंटीजर ही होनी चाहिए, क्योंकि इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे तभी आपका इंटीजर आएगा. यदि ये सब जो ट्राइंगल बन रहे हैं इंटीजर पेरीमीटर वाले बनने तो थर्ड साइड भी आपकी इंटीजर ही होनी पड़ेगी. तो ये जितने भी ट्राइंगल पॉसिबल, एक साइड 14 एक साइड 25 है तो फिक्स है, तो थर्ड साइड की वैल्यू वेरी कर सकती है. तो जितने भी ट्राइंगल बनेंगे सबके पेरीमीटर का सम क्या है ये आपसे पूछा है. तो अभी मैंने निकाला कि जो x की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक लाई करेगी, 11 से लेकर 39 तक लाई करेगी. और x की जो पॉसिबल वैल्यू होंगी वो 12 13 14 15 डॉट कहां तक जाएंगी, 38 तक जाएंगी. x की वैल्यू कहां तक जाएंगी, टोटल 38 तक जाएंगी. और x की सारी पॉसिबल वैल्यू का जो सम आया, थर्ड साइड की सारी पॉसिबल वैल्यू का जो सम आया था वो कितना आया था, 675 675 आया था. अब इंटीजर पेरीमीटर वाले ट्राइंगल बहुत सारे बन सकते हैं जिनमें साइड 14 और 25 हो, जिनमें साइड 14 हो 25 हो. क्लियर है कि नहीं. अब ये x के लिए 12 हो सकती है. दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा इसमें साइड 14 हो 25 हो, ये वाली लेंथ आपकी 13 हो सकती है. तीसरा ट्रायंगल ये बना बनेगा, ये तो 14 25 फिक्स है, ये वाली लेंथ आपकी 14 होगी. चौथा ट्रायंगल आपका ये बनेगा, ये 14 है ये 25 है, और ये वाला क्या कितना होगा आपका, ये 15 होगा. तो इस तरीके से आपके ट्रायंगल बनते चले जाएंगे. और इन सबके पेरीमीटर का सम पूछा है, तो मुझे ये तो पता है कि जो थर्ड पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स का सम. तो 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 17, जहां तक थर्ड साइड के जितने भी सम आएंगे वो तो मुझे पता है, वो कितना आने वाला 675. क्लियर है कि नहीं, कितना आने वाला 675. अब देखो ध्यान से, हर ट्रायंगल में अगर तुम ध्यान से देखो तो 14 प्लस 25 39, 14 प्लस 25 39, 14 प्लस 25 39, 14 प्लस 25 39, 39 तो हर ट्रायंगल में आना ही आना है. 39 तो हर ट्रायंगल में आना ही आना है. और टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, टोटल ट्रायंगल पॉसिबल है आपके 14 दूनी 28 माइनस 27, टोटल 27 ट्रायंगल पॉसिबल हैं. टोटल कितने ट्रायंगल पॉसिबल है आपके, 27 ट्रायंगल पॉसिबल है. और हर ट्रायंगल में 14 प्लस 50 39 आना है. तो 39 को 27 बार जब आप काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 39 into 27 सम हो जाएगा. तो ये दो साइडों का सम 14 प्लस 25 39, टोटल 27 ट्रायंगल में हमने काउंट कर लिया. 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15, इस तरीके से टोटल सम कितना आया, 675. तो जितने भी ट्रायंगल पॉसिबल हुए उन सबके पेरीमीटर का सम कितना आएगा, 39 into 27 प्लस 675. 39 into 27 प्लस 675, ये होगा आपका आंसर. क्या होगा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल विद इंटीजर पेरीमीटर. क्लियर है, गुड आउट. यहां से मैं दोनों जगह से 27 कॉमन ले सकता हूं. ठीक है, सीधी 27 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 into 39. तो 27 की यदि मैं 40 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1080. 27 into 40 कितना होता है, 27 चौक 1080. लेकिन मुझे इसमें से 27 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 39 है. तो 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 2 गया 5, 1053. क्लियर ना. तो 1053 प्लस 675. ठीक करें, 10 में 7 गया 3, 7 में से 2 गया 5, 1053. क्लियर है, क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, 1053 प्लस 675. तो 5 3 8 7 5 12 का 2 4 1 7, 1728. क्या आएगा आंसर, 1728. क्लियर है ना. 5 3 8 7 5 12 का 2 4 1 7, 1728. दिस इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर है. तो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उन सबका क्या पूछा है आपसे, पेरीमीटर का सम पूछा है. तो आंसर कितना आएगा, 1728. क्लियर है. और थर्ड साइड की जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू उन सबका सम कितना आएगा, 675. और जितने भी ट्रायंगल पॉसिबल होंगे उन सबका पेरीमीटर का सम कितना आएगा, 178. तो दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो चीजें हैं, रेंज वो सब पूछी जा चुकी है पेपर में. ये कुछ नए कंसेप्ट होते हैं, नए क्वेश्चन होते हैं जो अभी तक नहीं पूछे हैं, ये सब आपके पेपर में भटकते हुए नजर आएंगे आने वाले समय में. क्लियर, गुड आउट. इसमें सबको बात समझ में आ गई होगी. चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10. बीच बीच में जो नई चीजें होंगी जो मुझे एक्स्ट्रा मिलती रहेंगी, मैं आपको समझाता रहूंगा, डिलीवर करता रहूंगा. ठीक है, और ये हमारा सिलसिला चलता रहेगा. ठीक है, हमेशा के लिए. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है. विच सेट ऑफ नंबर रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल. इनमें से कौन सा सेट ट्रायंगल की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. पहला दे रखा है तुम्हें 4 17 और 13, दूसरा दे रखा है 6 17 और 22, तीसरा दे रखा है 16 24 और 7, तीसरा दे रखा है आपको 26 9 और 14. 26 9 और 14, इनमें से कौन सा सेट आपके ट्रायंगल के लिए पॉसिबल है, आपसे पूछा. विच सेट ऑफ नंबर रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल. तो यदि मैं पहला देखूं 4 17 13, तो मैंने क्या बोला, किसी भी एक साइड को पकड़ लिया. मैंने 4 को पकड़ लिया, अदर टू साइड है 17 और 13. तो 17 13 का सम 4 से बड़ा है. 17 ठीक है, 17 13 का डिफरेंस कितना होता है, 4, जो कि 4 के बराबर है. तो ये पॉसिबल नहीं है. 6 17 और 22. क्लियर है कि नहीं. तो 6 को पकड़ लीजिए, 17 प्लस 22 29 होता है, 6 से बड़ा है. 17 22 का डिफरेंस कितना होता है, 5, 6 से छोटा है. ये पॉसिबल है, यही आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को, ये आसान था. गुड. इसी तरीके से सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, और इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 11 को. ठीक है ना. चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है. एक डायग्राम दिया आपको, एक ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल पी क्यू आर.
ट्राइंगल इस तरीके से दिया है, ट्राइंगल पी क्यू आर लाइक दैट। सो दिस इज पॉइंट पी, ये पॉइंट है आपका क्यू और ये पॉइंट है आपका आर, क्लियर है ना। और ये दिया है आपको 8, ये दिया है आपको 15 और ये दिया है आपको एस, ये दिया है आपको एस, क्लियर है ना। 8 15 और पीएस की लंबाई कितनी दी आपको 3, डायग्राम स्केल से नहीं खींचा गया। पीएस की लंबाई कितनी दी आपको 3 और ये पीआर 8 दिया है और क्यूआर कितना दिया 15 दिया। लेंथ ऑफ एस क्यू कुड बी, लेंथ ऑफ एस क्यू कुड बी, एस क्यू की लंबाई नहीं पूछी, एस क्यू की लंबाई क्या हो सकती है, पॉसिबल लेंथ ऑफ एस क्यू पूछा है गिवन ऑप्शन में से। ऑप्शन आपका 4 13 20 24, 4 13 20 24। तो गिवन ऑप्शन में से आपको बताना कि एस क्यू की लेंथ क्या हो सकती है। आपसे ये पूछा कि एस क्यू की लेंथ क्या पॉसिबल है, ये आपसे पूछा है। तो अगर ध्यान से देखो, मुझे तो एस क्यू की लेंथ निकालनी है। अब ट्रायंगल में है, एक साइड 8 है, एक साइड 15 है। तो सपोज में ये PQ है, जो PQ की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी अदर टू साइड के डिफरेंस यानी कि 7 से, तो 15 - 8 7 से बड़ी और 15 + 8 23 से छोटी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 23 से छोटी होनी चाहिए। यानी कि PQ की जो मिनिमम वैल्यू जाएगी, PQ की जो मिनिमम वैल्यू जाएगी वो क्या होगी तुम्हारी 8 होगी और PQ की जो मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू जाएगी वो तुम्हारी कितनी जाएगी? वो तुम्हारी 22 होगी। भाई 7 से जस्ट बड़ा इंटीजर का होता है 8 और 23 से जस्ट छोटा इंटीजर का होता है तुम्हारा 22। सो PQ की जो मिनिमम वैल्यू जाएगी वो तुम्हारी 8 जाएगी। अगर PQ की मिनिमम वैल्यू 8 है और PS 3 है तो SQ की मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए। SQ तुम्हारा 5 से कम नहीं हो सकता। भाई PQ की मिनिमम वैल्यू 8 है और PS तुम्हारा 3 है तो SQ तुम्हारा 5 होना चाहिए। SQ तुम्हारा 5 से कम नहीं हो सकता। तो यानी कि ये तो मेरा 4 तो आंसर है नहीं, 4 तो मेरा आंसर है नहीं, क्लियर है ना। सिमिलरली यदि PQ की मैक्सिमम वैल्यू 22 है, PQ की जो मैक्सिमम वैल्यू 22 जा सकती है तो PQ की मैक्सिमम वैल्यू 22 हो सकती है। तो अगर PQ 22 है, PS 3 है तो SQ तुम्हारा क्या होना चाहिए? 19। SQ की मैक्सिमम वैल्यू फिर कहां तक जा सकती है? 19। SQ जो तुम्हारा अधिकतम पॉसिबल है वो क्या पॉसिबल है? 19। SQ 19 पॉसिबल है, अधिकतम तो 20 तो हो नहीं सकता, 24 तो हो नहीं सकता। तो यानी कि SQ की जो रेंज है वो कहां से कहां तक लाई करी? 5 से लेके 19 तक। SQ की जो रेंज है वो कहां से कहां तक लाई करी? 5 से लेके 19 तक। 5 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। तो आंसर जो तुम्हारा 13 पॉसिबल है, 5 और 19 के बीच में, बी ऑप्शन, क्लियर है। कोई डाउट इसमें किसी को? आसान सवाल था, इजी था, क्लियर। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप ट्राई करना, इसको मैं कल क्लास में डिस्कस कराऊंगा। ध्यान से देखेंगे कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। और इसमें यहां पे इस तरीके से परपेंडिकुलर डाला गया है, ये AD तुम्हारा परपेंडिकुलर डाला गया है, क्लियर है। कोई डाउट इसमें? और इसमें दिया है तुमको AB + AC = 28 सेंटीमीटर। AB + AC की वैल्यू क्या दी है तुमको? 28 सेंटीमीटर दी है, समझ ना सब। और ये जो है AD क्या परपेंडिकुलर है साइड BC पे। तो आपसे पूछा है मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ AD। ये जो AD है, ये जो हाइट है, इसकी मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ AD ये क्या होगी? ये आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे या मुझे आप आंसर बताएंगे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है भाई। ओके, सो अब अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये जो शीट है मैंने आपको ऑलरेडी इसलिए प्रोवाइड करा दी क्योंकि इसमें 58-60 के आसपास सवाल है। मैं अलग से भी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है वो आपको डिस्कस करूंगा, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और आपको ज्योमेट्री पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ध्यान रखेंगे अपना, टेक केयर, बाय।